तो बाजारों के लिए जो पॉजिटिव ट्रिगर्स का सिलसिला है वो बरकरार है, क्योंकि एक बार फिर से जो ग्लोबल हैंडओवर मिला है भारतीय बाजारों के लिए वो पॉजिटिव ही है। अगर हम देखें तो कल दिन की ऊंचाई पे बंद होता हुआ दिखा है डाउ जोन्स, और साथ ही साथ नैस्डैक और S&P 500 में भी अच्छी खासी तेजी थी। पर इसके अलावा एक पॉजिटिव खबर ये भी है भारत के लिए, खास तौर से कि कच्चे तेल में कल गिरावट देखने को मिली, क्योंकि जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि एक सीज फायर हो सकता है, उसके अगर हम देखें कि युद्ध विराम लगने से कल लगभग 3% की गिरावट हमने देखी क्रूड ऑयल में भी। और ऐसे में आपकी क्या होनी चाहिए रणनीति, क्योंकि आज जो है फिर से एक बार पॉजिटिव शुरुआत की ही तैयारी करता हुआ दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी, और साथ ही साथ क्या लेवल्स पे आपको वॉच आउट करना है, कौन से स्टॉक्स पे आपको रखनी है नजर, इन सभी पे चर्चा करेंगे अगले 2.5 घंटे। आप देख रहे हैं खरा सौदा, मैं हूं सृष्टि शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक, और कुछ ही देर में डिम्पी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। पर आपको विस्तार से बताएंगे कि ओवरनाइट क्या कुछ हुआ ग्लोबल बाजारों में। पर आइए उसके पहले आपके सामने रख देते हैं 4 बड़े ट्रिगर्स। अगर सबसे पहले देखें तो डाउ जोन्स फ्यूचर्स में 5वें दिन तेजी देखने को मिली। गिफ्ट निफ्टी 24,650 के पास है। वहीं ब्रेंट क्रूड जो है वो $78 के नीचे फिसलता हुआ दिखा है, और इसके विपरीत सोने में जो है तेजी देखने को मिली, रिकॉर्ड स्तरों के बेहद करीब। वहीं आज फोकस में रहेगा HCL टेक का शेयर, क्योंकि यहाँ पे उनके CFO ने इस्तीफा दिया है, और साथ ही जोमेटो पर भी नजर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक डील संभव है। एंड फाइनेंशियल अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। अभी कुछ ही समय पहले जो उन्होंने अपना ब्लॉक डील का साइज है उसको जो है बढ़ाया है। साथ ही आज IPO मार्केट में जो एक्शन रहेगा वहाँ पे होगी नई लिस्टिंग, क्योंकि सरस्वती साड़ी डिपो का जो IPO है आज उसकी लिस्टिंग होने जा रही है। अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, तो देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लिस्टिंग होती है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और विस्तार से सबसे पहले समझते हैं कि ग्लोबल हैंडओवर कैसा है। और अभिषेक, आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ वजह रही कि हमने अच्छी तेजी देखी अगर मार्केट्स की बात करें तो, और साथ ही साथ क्रूड ऑयल में गिरावट की वजह क्या रही ये भी बताइए। गुड मॉर्निंग अभिषेक। सिस्टर गुड मॉर्निंग। देखिए, संकेत ग्लोबल बाजारों से अच्छे हैं। अमेरिका की बात कर लें या फिर जापान की बात करें या फिर कच्चे तेल के फ्रंट पर बात कर लें, आज भी संकेत ठीक ठाक दिख रहे हैं। अमेरिका में अब उम्मीदें ये बढ़ गई हैं कि जो जैक्सन होल की जो बैठक होने वाली है, कल से शुरू होगी व्योमिंग में, वहाँ पर तमाम पॉलिसी मेकर जुटेंगे। US फेड के चेयरमैन जेरोम पॉल पर सबकी नजरें होंगी, और रेट कट को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। कमेंट्री काफ़ी क्रूशियल होगी, देखते हैं कि वहाँ से क्या निकल के आता है। लेकिन अब कंसेंसस एक तरह से बिल्ड हो रहा है कि नहीं, अब रेट कट आ रहा है। 0.25% की तो खैर आएगी। उम्मीदें इस बात की है कि अगर 0.5% की अगर रेट कट आ जाए तो मामला और बेहतर हो जाएगा। लेकिन कल हमने देखा कि डाउ जोन्स में लगातार 5वें सत्र की तेजी रही। 5 दिन से लगातार चल रहा डाउ जोन्स, कल 236 अंक चढ़कर बंद हुआ है। नैस्डैक S&P 500 की बात करें तो 1 से 1.5% के आसपास की तेजी पर बंद हुए बाजार, और उम्मीदें यही है कि जैक्सन होल से पॉजिटिव कमेंट्री आएगी। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि हाल के आर्थिक आंकड़े जो आए हैं उससे मंदी की जो चिंता हुई है वो कम हो गई है, और गोल्डमैन सैक्स ने 1 साल के लिए मंदी की जो संभावना है उसको 25% से घटाकर कर दिया है 20%। तो मंदी वाली बात अब पीछे छूट गई, मतलब ज्यादा उसको लेकर टेंशन करने वाली बात नहीं है। बाजार चल रहे हैं, ये क्रूशियल चीज है। एशिया की अगर बात कर लें तो एशिया में हम देख रहे हैं कि निकेई में जो रिबाउंड का जो सिलसिला है वो लगातार कायम है। हमने 31 साढ़े 31,000 तक इंडेक्स को गिरते हुए देखा था, अब 38,000 के ऊपर आ गया है निकेई, यानी कि करीब 6,500 पॉइंट की स्ट्रॉन्ग रिबाउंड, 20 से 25% के आसपास का रिबाउंड हम निकेई में देख चुके हैं। तो ये एक संकेत बढ़िया वहां से है। बाकी बाजार अगर आप देखेंगे तो कोरिया में करीब 1% के आसपास की बढ़त है। चीन में हालांकि 1% के आसपास की कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है, क्योंकि वहां थोड़ी सी दिक्कतें अपनी है। वहां पे इकोनॉमिक रिकवरी जो उम्मीद करके चल रहे थे उसको थोड़ा सा धक्का लगा जो हाल के आर्थिक आंकड़े आए, और वहां पर थोड़ा सा लैकलस्टर एक तरह से माहौल बना हुआ है। लेकिन अगर हम कच्चे तेल की बात करें तो निश्चित तौर पर गाजा में युद्ध विराम की खबरें आ रही हैं। कोई नेगेटिव खबर वहां से निकल के नहीं आई है। पिछले अगर हम 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते की बात करें, कुछ भी नेगेटिव नहीं आया है। एस्केलेशन की कोई वहां से खबर निकल के नहीं आई है, और उसके चलते हमने देखा कि क्रूड जो 81 साढ़े $81 के आसपास पहुंच गया था वो अब गिर के आ गया है $78 प्रति बैरल की नीचे। 2.5% के आसपास से गिरावट हमने कल के सत्र में देखी है। बॉन्ड यील्ड की बात करें तो
3.8% के आसपास है यूएस के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स से 102 के नीचे। तो कोई ज्यादा खास चेंजेस नहीं है। संकेत जो है वो भारतीय बाजारों के लिए पॉजिटिव है और गिफ्ट निफ्टी भी उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। हालांकि बहुत ज्यादा गैप हमें नहीं दिखेगा, आज 40 अंक ऊपर ही गिफ्ट निफ्टी है, लेकिन ये जरूर है कि पॉजिटिव शुरुआत की पूरी संभावना यहां से बिल्ड हो रही है। 24,640 के आसपास है गिफ्ट निफ्टी। ठीक है, तो ये कुछ ग्लोबल अपडेट्स जहां पे हम देख रहे हैं कि कोई भी नेगेटिव खबर फिलहाल नहीं है। साथ ही जो रिसेशन से जुड़ी चिंताएं थी वो भी थोड़ी सी सबसाइड हो रही हैं और हम लगातार जब अपने एक्सपर्ट से बात करते हैं, मार्केट महारथी के सेगमेंट में भी कल जब हमने बात की थी तो उसमें उनका यही कहना था कि हाल फिलहाल जो चिंताएं थी, पहला कि यूएस में रिसेशन आएंगी, उसकी जो खबरें हैं वो थोड़ी सी हट रही हैं। जिस तरीके के डेटा आ रहे हैं वो सपोर्टिव हैं। साथ ही ब्रोकरेजेस का भी जो एस्टिमेट था वो भी यही बता रहा है कि रिसेशन थोड़ा सा साइड हो रहा है और साथ ही जापानीज येन को लेकर जितना भी उथल पुथल हमने देखा था वो भी कहीं ना कहीं स्टेबलाइज हो रहा है। तो ओवरऑल जो पिक्चर है वो काफी अच्छी है। पर ऐसे में अब घरेलू बाजार की बात करें तो क्योंकि हम काफी मजबूती से भी ऊपर आ रहे हैं और हमने भी एक अच्छी रिकवरी देखी है, पर अब जानना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितनी सस्टेनेबल है ये रिकवरी और कितनी देर तक ये जो तेजी है वो बरकरार रहेगी। FIS-DIS की पोजीशनिंग कैसी है ये भी समझेंगे और चलिए सीधे चलते हैं डिम्पी के पास, वो भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपसे FIS और DIS के आंकड़ों पे समझना चाहेंगे किस तरीके की पोजीशन में उनके बदलाव हुआ है और कैसे देख रहे हैं आप डेटा बिल्डअप वहां पे। देखिए, FIS की और DIS की होल्डिंग में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। हाँ, DIS की होल्डिंग में चेंजेस हुआ और काफ़ी दिनों बाद हुआ है। वो 3% का चेंज हुआ, 31 से सीधा 34% हो गए। जैसे मैंने कई बार आपको कहा था इन पे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कल फ़र्क पड़ा है। कल इनमें 3% का एडिशन हुआ है, लेकिन FIS की होल्डिंग में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं। 50% पे जस की तस है। आई रिपीट, मैं सबकी होल्डिंग्स आपको बता देता हूँ। FIS की होल्डिंग है 50%, जस की तस, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं। रिटेल की होल्डिंग है 55%, सिर्फ 1% की बढ़ोतरी हुई है, इसके अलावा कोई खास बड़ा बदलाव नहीं। अब DIS की होल्डिंग है 34%, ये 31 से बढ़कर 34 हुई, इसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है। इसलिए आप देख पा रहे हैं कल ऊपर से थोड़ी सेलिंग आई, लेकिन मार्केट ने अपने सपोर्ट्स को अच्छे से बचा लिया। वो काफ़ी हद तक DIS का योगदान था। आपने एक चीज़ अभी और नोटिस की होगी जब ये सारे नंबर्स आप पढ़ रहे होंगे कि कैश में फिर से 2600 प्लस करोड़ रुपए की FIS की सेलिंग हुई है। कहने का मतलब है जो एक लैग तोड़ा था हमने, ये कहते हुए कि देखिए नेगेटिविटी काफ़ी हो गई है और उसके बाद FIS का थोड़ा कैश में पैसा आया, वो कल वापस से कैश में माइनस हुआ है। तो देखने की बात सिर्फ यही है इसके अंदर। दूसरा पॉइंट, ऑप्शंस के अंदर अगर आप चेक करेंगे तो 12,000 करोड़ रुपए की प्लस आया है नंबर्स। जब कैश में बिके, ऑप्शंस के अंदर बाइंग हो जाए तो समझिएगा मार्केट थोड़ा साइडवेज हो रहा है। तो मार्केट टिपिकली थोड़ा साइडवेज कर रहा है अपने आप को। एक और पॉइंट, आप आज गैप की जिक्र कर रहे थे, मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था। गैप तो कल भी था, कल तो इससे बड़ा गैप था, 80 पॉइंट का गैप था, लेकिन उसके बावजूद भी बैंक निफ्टी को 148 पॉइंट नीचे जाके बंद होना पड़ा। निफ्टी के अंदर सिर्फ 30 पॉइंट की बढ़त दिखानी पड़ी। वजह बहुत साफ है, मार्केट को एक रेंज से पार करने के लिए एक बड़े फोर्स के, बड़े न्यूज़ की ज़रूरत है, जो FIS के नंबर्स में भी दिख नहीं रहा, फ्रैंकली स्पीकिंग। और दूसरा पॉइंट, ना ही मेरे को वो ऑप्शंस के डाटा में दिख रहा है, ना ही मेरे को ऑप्शंस चेन में दिख रहा है। एक चीज़ साफ साफ दिख रही है, वो ये है कि जल्दी जल्दी हम सपोर्ट्स भी नहीं ब्रेक करेंगे। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होने में हमारे को दिक्कत आ रही तो सपोर्ट भी नहीं ब्रेक करेंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ, मैंने एक राइम के तौर पर आपके सामने सारे लेवल रखे हैं, 450, 650, 850। आप इसको एक पोइम की तरह याद कर लीजिए, जैसे बच्चे याद करते हैं। 450, 650, 850। 450 में ग्लोबल मैटर्स निपटा हुआ है, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। 650 पुल बैक तक का लेवल है। 650 से 850 तक का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल मार्केट का पंच के तौर पर होगा और फिर आगे के आगे देखेंगे। तो फिलहाल ये 3 लेवल की मैंने आपको इंपॉर्टेंस बता दी है। सपोर्ट के तौर पर आप 24,200 और 24,000 का सपोर्ट है, ये मैंने FIS के साथ जोड़ दिया नंबर। आगे अगर आपको विस्तार से और कुछ पता करना है निफ्टी का तो वो भी बता देते हैं।
ठीक है, तो एफआईएस डीआईएस की पोजीशनिंग तो हमने समझ ली, पर आइए अब निफ्टी 50 पे रिम्पी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि कल जो है काफ़ी रेंज बाउंड सेशन देखने को मिला। हरे और लाल के जो टिक्स में दोनों ही इंडेक्स में हमने कारोबार देखा और निफ्टी 50 भी मामूली सी 30 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ। पर आज जिस तरीके से ओपनिंग के संकेत दे रहा है गिफ्ट निफ्टी, डिम्पी इस पे कितना भरोसा करे और आज के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे? देखिए, मैंने हमेशा से एक लाइन आपके सामने बोली है और ये बैक टेस्टेड फार्मूलेज वाली लाइन है। वो ये है कि जब शॉर्ट कवरिंग होती है थोड़ी शॉर्ट लिव्ड होती है। कल भी मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग हुई है, 3% का ओआई घटा है, इसलिए बाजार बहुत स्पीड से अपने रेजिस्टेंस लेवल को पार नहीं कर पाया। रेजिस्टेंस क्या था? 650 का। कल मार्केट ने 600 से पहले ही दम तोड़ दिया। सपोर्ट क्या था? 450 का। मार्केट ने आके 500 पे अपने आप को फिर से रोक दिया। तो ना तो सपोर्ट तोड़ा ना ही रेजिस्टेंस तोड़ा। ये आप देख रहे हैं -3 ओआई लिखा है और ऊपर प्राइस में कोई एक्शन नहीं लिखा फ्यूचर्स के अंदर, यानी कि फ्यूचर्स बिल्कुल सपाट बंद हुए हैं। कहने का मतलब हल्की सी शॉर्ट कवरिंग आई और 31 पॉइंट दे के चली गई। फ्यूचर्स में तो और भी कम पॉइंट है, सिर्फ 5 ही पॉइंट के साथ बंद हुआ है। कहने का मेरे मतलब है कि मार्केट के अंदर इंटरेस्ट नहीं है। सब लोग एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं, देख रहे हैं कि अच्छा पहले आप करो। तो पहले आप वाला सिस्टम चल रहा है अभी मार्केट के अंदर, और ये जैसे पहले आप वाला मामला खत्म होगा तो बाजार डायरेक्शन पाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपको एक राइम की तरह नंबर्स को याद रखना है। 450, 650, 850। जब तक ये अच्छे तरीके से पास नहीं होते तब तक एक बड़े मूव के लिए आप तैयार ना कीजिएगा। 450 आपकी ग्लोबल चिंताएं दूर करेगा, 650 आपका पुल बैक तक का लेवल है और 850 आपकी कोर स्ट्रेंथ को दर्शाएगा। तो ये 3 चरणों में तो ऊपर के लेवल आ गए, ऐसे 2 चरण में आपको नीचे के लेवल्स को भी याद रखना है, या मैं बोलूँगा 3 चरण में ही कर लो चलो आप भी। पहला है 24,400, दूसरा है 24,200, तीसरा है 24,000। तो 3 चरण के नीचे के स्टॉप लॉसेस यानी कि सपोर्ट एरियाज और 3 चरण के ऊपर के रेजिस्टेंसेस मैंने आपके सामने क्लियर कर दिए। नए वालों को जितना हो सके सपोर्ट पे खरीदना। आई रिपीट माई सेल्फ, 24,400, 24,200, 24,000, ये 3 सपोर्ट के लेवल हैं। नए वाले लोग जितना हो सके उस सपोर्ट के आसपास खरीदें और पुराने वाले लोग जितना हो सके रेजिस्टेंस पे बेचें। आई रिपीट माई सेल्फ, सपोर्ट पे जितना हो सके नए वाले लोग खरीदें और पुराने वाले लोग रेजिस्टेंस पे जितना हो सके उतना बेच दें। तो कुल मिला के ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए फिलहाल के लिए। फिलहाल इसी 700-800 पॉइंट के अंदर मैंने आपको 3-3 रेजिस्टेंस 3-3 सपोर्ट करके आपके लिए फाइनल कर दिया है। मेरे से पूछेंगे सबसे अहम सपोर्ट कौन सा है, तो मैं बोलूँगा अगर इस पूरी सीरीज़ का रखना है तो फिर 24,000 रखो। अगर 15 दिन का रखना है तो 24,200 रखो। अगर इसी हफ्ते का रखना है तो फिर 24,400 रखो। ये मैंने आपको लेवल्स और साथ ही टाइम फ्रेमिंग भी बता दी है कि कैसे कैसे रखना है। तो कुल मिला के अच्छा एक और चीज़ मैं इसके साथ ही जोड़ देता हूँ, वो ये है 19 शेयर फिर से F&O बैन के अंदर है। ये एंजाइटी का लेवल है बहुत ज़बरदस्त वाला, मैं आपको बता रहा हूँ। और आप देखिएगा फिर से कुछ ना कुछ मार्केट के अंदर अगले आज या हो सकता है कल में, आज के तो मेरे को चांसेस कम लगते हैं, आज तो पूरी तरह से सपाट रहने के चांसेस है मार्केट के अंदर, बट कल परसों में कुछ हो सकता है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के लिए थोड़ा प्रिपेयर रखिएगा, इसलिए वॉल्यूम थोड़ा कम कर देना। जब तक ये रेंज से बाहर नहीं आते वॉल्यूम को बढ़ाने की ज़्यादा मेहनत ना कीजिएगा, आराम से काम कीजिए। रही बात शॉर्ट की वाले की, शॉर्ट वालों को कुछ करना नहीं है, शॉर्ट वालों को तो बाहर रहना है सिस्टम से। दूसरा पॉइंट, अगर आपने पहले से कर रखा है, मान लीजिए कर ही रखा है आपके शॉर्ट, अपने वित्तीय सलाहकारों ने आपको करवा दिया और आप प्रॉफिट में है, अब माइंड कीजिएगा आप प्रॉफिट में है, तो हमने आपसे ये बात बोली थी कि 24,400 के ऊपर आते ही अपने सारे शॉर्ट्स को काट देना। 24,200 पे हमने 30% आपके शॉर्ट्स को कवर भी करवाया था। अगर आपको याद होगा ये सारे लेवल्स हम आपके सामने लगातार बोलते आए हैं। अभी मैं ये बोलूँगा अगर आपके पास शॉर्ट है तो मेजॉरिटी 50% अपने कवर कर कर। भाई जब FIs 50% लॉन्ग हो सकता है तो आपको लॉन्ग होने में क्या प्रॉब्लम है? जब FIs 50% शॉर्ट हो सकता है तो आप अपने टोटल शॉर्ट्स का 50% क्यों नहीं कवर कर रहे? तो ये पॉइंट रखो। और दूसरा, मार्केट के अंदर फ्यूरियस बुल रन खत्म हो गया, ये कैसे पता चलेगा? अभी तो कोई साइन ही नहीं है ऐसा कि फ्यूरियस बुल रन खत्म हो गया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमने आपके सामने क्लियर कर दिए निफ्टी के रिगार्डिंग। ठीक है, निफ्टी के लिए ये सारे के सारे लेवल्स और टाइम फ्रेम ही डिम्पी ने आपको बता दी है। निफ्टी बैंक पर चले आते हैं, क्योंकि कल निफ्टी बैंक ने जहां पर शुरुआत की उस लेवल को फिर दिन के दौरान कभी भी अचीव कर नहीं पाया
और जो प्रेशर बना, जो फ्रंटलाइन के जो प्राइवेट बैंक्स हैं, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, इंडसइंड हो गया, ये सारे बैंकों ने कल प्रेशर बनाने का काम किया। हालांकि दूसरी तरफ सरकारी बैंकों की चाल कल ठीक ठाक थी और कल वित्त मंत्री के साथ कल एक समीक्षा बैठक भी थी सरकारी बैंकों की, जहां पर उनको ये कहा गया कि आप डिपॉजिट बढ़ाइए और ये भी कहा गया कि बजट में जो कुछ ऐलान हुआ है ना उसको इंप्लीमेंट भी कीजिए। तो वो थोड़ा सा अलग रंग दिखा है सरकारी बैंकों का। डिम्पी, आज के लिए निफ्टी बैंक में क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि कल गैप को गमाया ना सिर्फ, बल्कि 150 पॉइंट नीचे, जैसे कि आप कह भी रहे थे, नीचे बंद किया है। आज किस तरह की चाल देख रहे हैं? देखिए, आपने क्वेश्चन उठाया वित्त मंत्री की बैठक का, मैंने उसको अच्छे से कल रीड किया, समझा भी। आप जो बता रहे हैं क्लाइंट की डिपॉजिट बढ़ाई, एक मैक्रो इवेंट है, ये कल में नहीं हो जाएगा। ये आपका ये तो पूरा मार्केट के सप्लाई चेन्स के साथ कनेक्टेड है, मनी मार्केट है एक्चुअली में देखा जाए तो। वहाँ से कितना डिपॉजिट कितना क्रेडिट आता है उसको कम से कम 6 महीने की लंबी प्रोसेस आप मान के चलिए, पहला पॉइंट। दूसरा, सरकारी बैंकों के साथ जब बैठक हुई तो सरकारी बैंकों के वेटेज बैंक निफ्टी में ऑलरेडी भी काफ़ी कम रहती है, ये भी आप समझते हैं। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, जो बात बोली गई है ये बैंक पहले से जानते हैं कि उनके डिपॉजिट्स की दिक्कत आ रही है, और कई बैंकर्स हमारे खुद ही चैनल पे आके बता के गए हैं कि कासस की प्रॉब्लम है और ये पैसा घूम फिर के मार्केट के अंदर जा रहा है। ये अच्छी बात भी है लेकिन ये बुरी बात भी है। सेविंग्स के नाम पे आपको सेविंग्स बैंक को जद्दोजहद करनी पड़ेगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स के नाम पे मार्केट में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, पैसा बैंक से कंपनीज का दो ही तरीके से आएगा, या तो उनके शेयर्स में पैसा डाल दो, आप उनके स्टेक होल्डर हो जाओ, या तो दूसरा पैसा है आप बैंक में पैसा डालो, वही बैंक फिर उसी कंपनी को लोन देगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आप उस कंपनी के साथ कैसे कनेक्ट होना चाहते हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मैं ये इस पर डिबेट नहीं करूंगा। दूसरा पॉइंट, बैंक निफ्टी के आपने लेवल्स पूछे कि कल 150 पॉइंट नीचे जाके बैंक निफ्टी गया है। देखिए, बैंक निफ्टी मैंने कल भी आपको कहा था निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा वीक है। वजह, अभी आप हम सब ग्लोबल मार्केट्स की बात बोल रहे थे, अभी आप बता रहे थे कि जापान का बाजार ठीक है, फलाना का बाजार ठीक है। सारे के सारे ग्लोबल मार्केट्स 3 सेगमेंट को बहुत अच्छे से फ्लरिश करते हैं इंडिया के अंदर, कम से कम। वो है फार्मास्यूटिकल्स, वो है काफ़ी हद तक आईटी, और मैं थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ कि इक्का दुक्का और छोटे मोटे सेक्टर्स हैं। मतलब मेन 2 सेक्टर्स हो गए, फर्स्ट फार्मास्यूटिकल्स एंड सेकंड इज आईटी। दोनों के आप वेटेज चेक कर लीजिए, दोनों का कल का प्ले भी चेक करिए तो आपको निराशा नहीं होगी। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बैंक निफ्टी इसका काउंटर चलता है आईटी के, ये दूसरा पॉइंट है जो नोटिस करने वाला है, इसमें कोर स्ट्रेंथ नहीं है। तीसरा पॉइंट, 50,000 के ऊपर जब तक है, और इनफैक्ट मैं बोलूँगा 50,200 के ऊपर है, तो आप ये तो समझ सकते हैं कि आप टूटेंगे नहीं, लेकिन आप ये भी समझ लीजिएगा आपके चलने के लिए फोर्स भी नहीं है। भाई, मैंने आपकी गाड़ी में 5 लीटर तेल भरवाया, आपने 4 लीटर तेल खत्म कर दिया, पहले ही खत्म कर दिया कवरिंग के नाम पे, जो कि 50 तक आप लेके आए। अब 1 लीटर तेल है और आपको चलना है यहाँ से कम 200 किलोमीटर, कैसे चलोगे आप? तो आप अपने आप को इतना तो चला दोगे कि हाँ आप पीछे नहीं जाओगे, लेकिन आप इतना नहीं जा सकते कि आप 400 किलोमीटर को उसी से कवर कर दोगे, इसी से 1 लीटर पेट्रोल से। तो इसलिए पेट्रोल होना, यानी कि फ्यूल होना बैंक निफ्टी के अंदर बहुत ज़रूरी है। फ्यूल डालेगा कौन? ये फ्यूल डालेगा एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, ये डालेगा एचडीएफसी बैंक। ये 3-4 बैंक जो मैं आपको नोटिस करवाता हूँ, ये बैंकों पे आप वॉच रखिएगा। इनमें अभी कोई ब्रेकआउट्स नहीं है, इनमें ब्रेकआउट नहीं है तो बैंक निफ्टी में भी नहीं है। सिंपल सी बात है, क्योंकि मैं सरकारी कंपनीज की वेटेज को कम समझता हूँ। दूसरा पॉइंट, आ जाते हैं 50,200 का अपना सपोर्ट लगाना, 50,000 का दूसरा सपोर्ट लगाना, S2 जिसको कहते हैं, और 49800 का तीसरा सपोर्ट लगाना। मैंने 3 सपोर्ट आपको बता दी, 50,200, 50,000, 49800 का। रेजिस्टेंस बता देता हूँ। पहला रेजिस्टेंस है 50,800 का, दूसरा रेजिस्टेंस है 51,000 का। जब तक हम इस रेंज से पार होते नहीं, मार्केट में बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई नहीं लगाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और ऑल टाइम हाई में डाइवर्जेंस बढ़ गया है, आप ध्यान रखिएगा। निफ्टी ने पहले लगा रखा था, बैंक निफ्टी ने उस समय भी नहीं लगाया। तो ये सिर्फ कहने की आप सारी बात है। तो आप, अच्छा एक और चीज़, पुट कॉल रेशियो से मैं बैंक निफ्टी को और डिस्क्राइब कर देता हूँ। पुट कॉल रेशियो है इस समय बैंक निफ्टी की 1 से कम, वो है 0.75। तो 0.5 पे आप ओवरसोल्ड हो जाते हैं, 0.75 पे आप नियर टू ओवरसोल्ड होते हैं। तो फिलहाल बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी तो नहीं है। जब भी पुल बैक का ट्रेड आपको पसंद हो या करना हो, आप बैंक निफ्टी में पहले ट्राई करना, वजह 1-2 लॉट की, क्योंकि यहाँ पर अगर आप मान लो गिर भी गए तो बहुत ज़्यादा भी नहीं गिरोगे, क्योंकि आप ओवरसोल्ड की कैटेगरी में ऑलरेडी थोड़ा सा चल रहे हो। तो इसलिए ये पुट कॉल रेशियो के हिसाब से मैं आपके लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। लेकिन ये सारे के सारे जो भी आपको लेना है और खरीदना है, इसको लैब
टेस्ट ट्रेड बोलिएगा। जैसे लैब में छोटी सी चीज़ का टेस्ट करते हैं, ऐसे 10 लॉट में से 2-2 लॉट के साथ टेस्ट करना। अभी वो समय नहीं है कि बाज़ार के अंदर बड़ा पैसा आ जाए, रेंज फंसी हुई है बाज़ार की। क्लियर हो गया? तो नए और पुराने वालों का मैंने बता दें, जिनके पास शॉर्ट पोजीशंस हैं, 50 पार होते ही, यानी कि 50,500 पार होते ही अपने शॉर्ट्स को काट लेना। फिर मार्केट बहुत तेज़ी से अटेम्प्ट ले सकता है बैंक निफ्टी में 50,800 और 51,000 को टच करने में। आपको फालतू में 500 पॉइंट का लॉस हो सकता है, इसलिए 50-50 पे अपने शॉर्ट्स को थोड़ा बहुत कवर ज़रूर कर लेना, क्योंकि आया हुआ पैसा क्यों वापस भेजना किसी के पास। ठीक है जी, तो शॉर्ट वॉट करना नहीं है। बैंक निफ्टी का हो गया मामला खत्म। आज हमने 1 मिनट बिफोर अपने चैप्टर को क्लोज किया है, 8:19 पे ही मेहमानों से जुड़ लेते हैं। और तो एक दिन का जो हमारा क्रेडिट था वो हमने डेबिट करके बराबर कर दिया है। किरण जानी, आयुष मेहता, 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे करते हैं बातचीत। धीरे धीरे करके और मेहमान भी मेरे साथ जुड़ते जाएंगे पैनल में, आप उन सब का फ़ायदा उठाइएगा। किरण सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आयुष भाई थैंक यू वेरी मच, आज फिर से आपने समय निकाला, अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। सर हमने जो बात अभी रखी है दर्शकों के सामने, आयुष भाई आप ज़रा बताइएगा, कहीं कोई गलती हो तो उसको करेक्ट कीजिएगा, अपने इंटेलिजेंस उसके अंदर जोड़ दीजिए और साथ ही अपने शेयर्स भी बता दीजिए। गुड मॉर्निंग सर। फॉलो फ्यूल चिंपी जी, डेफिनेटली कोई गलती नहीं यहाँ पे। इनफैक्ट मैंने भी अपनी निफ्टी के और बैंक निफ्टी के लेवल्स दिए, वो कहीं तक आपके और हमारे काफी अलाइंड ही है। मुझे भी लगता है कि यहाँ से निफ्टी में एक कंसोलिडेशन चल रहा है, जिसमें कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आएगा तो निफ्टी ऊपर में जो फर्स्ट है 20,700 24,700 तक के लेवल्स इजीली आ सकते हैं, और इसमें 24,440 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी रेंज बाउंड है, यहाँ पे 50,800 का एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, तो मुझे लगता है वहां तक तो एक बार बैंक निफ्टी लेके जा सकते हैं। और इसमें जो सपोर्ट का स्टॉप लॉस रहेगा वो 50,200 का रहेगा। मेरे को भी लगता है 50,800 और 51,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में नीचे के लेवल से अच्छी रैली वापस आ सकती है एक बायबैक में। तो मुझे लगता है यहाँ से मेरी 2 बाय कॉल ही रहेंगी इसके लिए। फर्स्ट बाय कॉल है मेरा टेक महिंद्रा पे। कल हमने देखा कि आईटी स्टॉक्स में एक बहुत अच्छी रैली है, मुझे लगता है आज ये वापस कंटिन्यू हो सकती है, तो मुझे लगता है टेक महिंद्रा को यहाँ से बाय करना है। इसकी मंथली चार्ट पे कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन है, डेली चार्ट पे बॉलिंग का बैंक के अपर बैंक का ब्रेकआउट है, प्लस सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, तो मुझे लगता है टेक महिंद्रा को यहाँ से डेफिनेटली बाय करना चाहिए फॉर टारगेट ऑफ 1650। यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1568 करेगा। सेकंड स्टॉक जो मुझे लग रहा है वो इंडिया मार्ट का। इंडिया मार्ट की अगर हम बात करें तो एक पेनिंग पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है, और ये इसमें नोट करना है कि इसकी वीकली और मंथली चार्ट पे फॉर्मेशन हुआ है, तो मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है। जैसे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन देख रहे हैं हम डेली चार्ट पे और एक इंट्राडे 60 मिनट चार्ट पे, इसका ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है क्लोजिंग पर। तो मुझे लगता है इंडिया मार्ट को भी यहाँ से बाय करना चाहिए फॉर टारगेट ऑफ 2980। यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 2790 का है। ये तो कॉल्स आयुष की तरफ से, जहाँ पे दोनों ही खरीदारी की राय है। इंडिया मार्ट यहाँ पे आप खरीदारी करके चले, और साथ ही साथ टेक महिंद्रा, क्योंकि आज आईटी कंपनीज पे फिर से फोकस रहेगा। कल भी एक नैस्डैक में अच्छी तेज़ी देखने को मिली, कल कुछ आईटी कंपनीज ने सपोर्ट लेंड भी किया था, तो टेक महिंद्रा पर भी आप नज़र रखिए। पर किरण, अब आपसे समझना चाहेंगे कि आपके रेडार पे कौन से स्टॉक्स हैं, वो भी बताइए। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हमारे डार के ऊपर 2 कॉल है, आई मीन 2 स्टॉक है। कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में जो हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न बन रहा है वो फिलहाल कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन ऊपर के साइड पे मल्टीपल रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। सो इंडेक्स थोड़े साइडवेज टू पॉजिटिव ट्रेंड में रहेगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक काफी सारे अच्छे लार्ज कैप स्टॉक्स है जहां पे हमें लग रहा है कि एक बार के लिए हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। तो पहला जो स्टॉक रहेगा वो एफएमसीजी सेक्टर से रहेगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर में अगर आप देखोगे तो रिसेंटली एक अच्छी खासी रैली हमने देख चुके हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप चार्ट देखोगे तो पिछले 1-1.5 साल में स्टॉक ने उतना कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं एक कैचअप रैली यहाँ पे आ सकती है, और सेक्टोरियल रोटेशन अगर होता है तो कहीं ना कहीं एफएमसीजी वुड बी द बेस्ट सेक्टर के जहाँ पे हम बेट ले सकते हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर इंट्राडे एज वेल एज अगर आप पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो लॉन्ग करके जाना चाहिए। 2740 के आसपास की क्लोजिंग है, 2729 का हमारा टारगेट रहेगा, 2710 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट जो कॉल है वो अशोक लेलैंड। ऑटो के अंदर भी हमने देखा है कि लेट लगाड़ था अशोक लेलैंड। ओवरऑल हमने देखा है बजाज ऑटो हो या फिर हीरो मोटर कॉप हो, आइशर मोटर हो, वहां पे एक अच्छी खासी रैली आ जाने के बाद अशोक लेलैंड में लास्ट लेग में एक अच्छी खासी रैली हमने को देखने को मिली है। कहीं ना कहीं एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट है, फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट के बाद का कंसोलिडेशन पैटर्न हम देख रहे थे। ऊपर में 260 265 की रेजिस्टेंस है, वापस उसी लेवल के ऊपर हमने देखा है कि कल की उसकी क्लोजिंग है विद वॉल्यूम मोमेंटम इंडिकेटर गेटिंग बैक इनटू द बुलिश जोन। तो कहीं ना कहीं अशोक लेलैंड 255 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे, 270 तक के हमारे टारगेट रहेंगे, 248 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड अशोक लेलैंड हमारे 2 प्रेफर्ड पिक रहेंगे।
ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर पहला ये शेयर है किरण की तरफ से और इसके लिए टारगेट है 2790 रुपये का, स्टॉप लॉस 2710 रुपये। और दूसरा जो शेयर है वो है अशोक लेलैंड का, 250 रुपये के आसपास पहुंच के हम देखने की मजबूती दिखा रहा है अशोक लेलैंड। अब टारगेट बनेगा आपके लिए 270 रुपये का और स्टॉप लॉस इसमें लगा के चलिए 248 रुपये का, 257 रुपये के आसपास ही कल क्लोजिंग दी है। आयुष के दो शेयर बता दें आपको, आयुष ने आपको खरीदने की सलाह दी है टेक महिंद्रा, इसके लिए टारगेट होगा 1650 रुपये का, स्टॉप लॉस 1568 रुपये का। और इंडिया मार्ट, जहां पर हम देख रहे हैं कि 2 दिनों से लगातार स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, उसको प्ले करने की सलाह दे रहे हैं आयुष, और टारगेट होगा 2980 रुपये का, स्टॉप लॉस लगा के चलिए 2790 रुपये का। ये 4 शेयर हो गए आपके लिए आज ट्रेड के लिहाज से। लेकिन खबरों के दम पर कौन से शेयर एक्शन में हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी शरद दुबे। शरद, बताइए क्या है आज के स्टॉक्स न्यूज, कहाँ एक्शन दिखेगा? जी बिल्कुल अभिषेक, सबसे पहले जो है HCL टेक पे फोकस कर लेते हैं। यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 6 साल बाद जो करंट CFO प्रतीक अग्रवाल ने जो है डिसाइड किया है कि वो अपने CFO के पद से जो है वो इस्तीफा देने वाले हैं। HCL टेक जो अपॉइंट करने वाले वो शिव वालिया को करेंगे और ये ऑलरेडी कंपनी से जुड़े हुए हैं। आप जो है लगभग 1993 से उन्होंने प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया था और जो है 1 अक्टूबर 2018 से जो है आपके जो है प्रतीक अग्रवाल जी ने जो है ओवरऑल अपनी CFO भी पकड़ी थी। अभी करेंटली शिव वालिया जी कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट हैं, ग्लोबल हेड और बिजनेस फाइनेंस ऑपरेशंस को लेके, तो एक टाइप से कह सकते हैं लीडरशिप जो है कंपनी से ही आ रही है। जोमेटो का आज ब्लॉक डील हो सकता है, जहाँ पे एंड फिर सिंगापुर देखा जाए तो लगभग 2.1% स्टेक की हिस्सेदारी बेचे, जिसका कुल वैल्यू ऑलमोस्ट 4500 करोड़ के ऊपर आता है। फ्लोर प्राइस रहेगा 4% के डिस्काउंट पे और एंड फिन का जो स्टेक सेल रहेगा वो लगभग 2% या 2.1% हो जाएगा इस सेल के बाद। पिछले 2 साल से ये 3 या 4 बड़े ब्लॉक डील करके एंड फिन अपनी जो है पोजीशन कम कर रही थी। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, एस्ट्रल और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, इनके बारे में बात करें तो एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आ रही है। PVC कीमतों में लगभग 3 रुपये प्रति किलो की जो है कटौती हुई है। करंट प्राइस 80 रुपये प्रति केजी आती है और जुलाई से अभी तक जो है 14 रुपये का जो है कटौती देखने मिला है। अब नेगेटिव इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इन्वेंट्री लॉस और रीस्टॉकिंग हो सकता है और उसके कारण जो है इन कंपनीज़ को थोड़ी सी नेगेटिव रिएक्शन मिल सकती है स्टॉक में। अब याद रखिए इन कंपनीज़ की जो रॉ मटेरियल होती है PVC की होती है और ये PVC पाइप्स बनाते हैं। सीमेंट स्टॉक्स पे फोकस कर लेते हैं, जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट, ACC अंबुजा सीमेंट, क्योंकि एंटी की एक रिपोर्ट आई है जहाँ पे चैनल चेक सजेस्ट कर रहे हैं 10 से लेके 20 रुपये प्रति बैग जो है प्राइस हाइक हुआ है और ये अक्रॉस मोस्ट ऑफ द रीजन्स देखने मिली है। तो सेंटिमेंटली पॉजिटिव ज़रूर है और इनका एक्सपेक्टेशन है कि फर्दर प्राइस अनाउंसमेंट्स आ सकता है मिड नवंबर 2024 तक। इंडसइंड बैंक को RBI अप्रूवल आई है जहां पे वो अपनी एसेट मैनेजमेंट बिजनेस यानी म्यूचुअल फंड बिजनेस को शुरू कर सकती है। टाटा कंज्यूमर का 3000 करोड़ रुपए का जो राइट्स इशू है वो क्लोज हो चुका है। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे इनका रिटेल पोर्शन है जो OFS था वो सब्सक्राइब हो गया है लगभग 1.5 गुना। फ्लो प्राइस 486 का और हमने देखा 3 से 4 दिन में जो है बड़ी करेक्शन आई है, 15% का जो है गिरावट आया है। और इंटरेस्टिंगली आज बोर्ड मीट भी है जहाँ पे वो कंसिडर करेंगे अपनी दूसरी इंटरिम डिविडेंड विद साल 2025 के लिए। तो ऑफकोर्स इस स्टॉक में जो है बहुत ट्रिगर्स आ रहे हैं। और आखिरी स्टॉक फोकस में रहेगा पॉली मेडिक्योर। यहाँ पे 1000 करोड़ रुपए का QIP जो है लॉन्च कर दिया गया है और जो फ्लो प्राइस है वो लगभग 12.5% के ओवरऑल डिस्काउंट पे आ रहा है। तो ये अहम स्टॉक्स हैं जहाँ पे आज मूवमेंट देखने मिल सकता है। प्रिया शरद, तो ये सारे के सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे खबरों के चलते। और आखिरी जो शेयर बताया शरद ने पॉली मेडिक्योर, उससे शुरू कर लेते हैं। 1850 से 1880 का ये होगा QIP प्लेसमेंट इस भाव पर। और 2 दिन से हम लगातार मोमेंटम देख रहे हैं पॉली मेडिक्योर के शेयर में। कल हमने बड़ी तेजी देखी और डे हाई के आसपास की क्लोजिंग दी है, 2120 रुपए का भाव। अब उससे बता रहे हैं शरद के डिस्काउंट पर है और काफी बड़ा डिस्काउंट है। हो सकता है कि ये थोड़ा सा नीचे ये शेयर आज जाए पॉली मेडिक्योर का। इसको लेकर जरा आयुष आप व्यू दीजिए, पॉली मेडिक्योर क्या करना चाहिए इसमें? पॉली मेडिक्योर की बात करें तो डेफिनेटली कल एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया, तकरीबन 9% तक ये स्टॉक ऊपर था। लोअर लेवल से अगर इसकी हम बात करें तो हाई टॉप हाई बॉटम का फॉर्मेशन है डेफिनेटली स्टॉक में। अगर किसी के पास है तो यहाँ से भी, अगर किसी के पास है तो उसमें डेफिनेटली बना रहना चाहिए और अगर किसी को यहाँ पे भी बाय करना है तो डेफिनेटली स्टॉक में बाय करना चाहिए। इसमें जो मिनिमम टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 2240 के होंगे। इसमें जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 2050 का होगा। ठीक है, 2050 का स्टॉप लॉस आप लगा के चलिए पॉली मेडिक्योर में। सीमेंट कीमतों में बढ़ोतरी की खबर है कि 10 से 20 रुपए प्रति बोरी यानी कि प्रति 50 किलो ये बढ़ोतरी हुई है। और ज़्यादातर एरियाज़ में, ज़्यादातर जोग्राफीज़ में ये हमने हाइक देखी है भाव में।
अब मानसून अपने लास्ट लेग में है, तो निश्चित तौर पर यहाँ से डिमांड पिकअप करेगा और खबरें ये भी हैं कि नवंबर 2024 तक कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट, एसीसी, अंबुजा समेत ये तमाम जो कंपनीज हैं सीमेंट वाली फोकस में रहेंगी। किरण, कोई सीमेंट काउंटर जो आपके नज़र में हो, जहां पर आपको लगता है कि और चलने की पोटेंशियल हो मौजूदा भाव से? सो ओवरऑल सीमेंट की अगर हम बात करें तो एक अच्छी खासी मूव सीमेंट में हमने देख चुके हैं, और कहीं ना कहीं जो मानसून होता है उसमें सीमेंट के लिए एक नेगेटिव सीजनलिटी होती है। इस सीजनलिटी के अंदर हमें लग रहा है कि लार्ज कैप सीमेंट के साथ हमें रहना चाहिए। कहीं ना कहीं जो हमें दो सीमेंट स्टॉक अच्छे लग रहे हैं उसमें एक अल्ट्राटेक है और दूसरा ग्रासिम है। नो डाउट 2 दिन से हम देख रहे हैं कि दोनों सीमेंट स्टॉक में नीचे की लेवल से एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। पर्टिकुलरली अगर ग्रासिम की हम बात करें तो ग्रासिम 100 डेज मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है। साथ ही साथ प्रीवियसली हमने देखा था कि 2550 से लेके 2400 तक का जो एक लेवल था वो एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था। वहां पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न प्रीवियसली उसने बनाया था कहीं ना कहीं जून महीने के आसपास, जून 2024। वहां से एक ब्रेकआउट देके स्टॉक ऊपर में 2850 तक गया था। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि वापस स्टॉक 2500 से 2400 के बीच में अगर हमें मिलता है तो वहां लॉन्ग करना चाहिए। नो डाउट रिसेंटली 2500 का लो बना के अभी 2600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे आप ग्रासिम के ऊपर ध्यान रखिए, कोई भी डिप आता है तो हम लॉन्ग करके जाएंगे। ओवरऑल स्टॉप लॉस 2400 का मेंटेन करना है। अगर 2400 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो चांसेस है कि ऊपर में वापस हम 2800 तक की एक रैली देख सकते हैं। तो ग्रासिम हमें एज ऑफ नाउ अच्छा लग रहा है। ठीक है, ग्रासिम में खरीदारी करने की सलाह है किरण की। 2400 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, यानी कि करीब यहाँ से 200 रुपए नीचे का 2800 रुपए तक ये अटेम्प्ट करेगा शेयर जाने की। किरण, रिस्क रिवॉर्ड क्या ठीक है क्या? 200 रुपए नीचे के आप स्टॉप लॉस लगा के दे रहे हैं, 200 रुपए ऊपर का टारगेट, ये ठीक है आपके हिसाब से? रेशियो 1:1 है, लेकिन हम जैसे बता रहे हैं कि हमको डीप के अंदर बाई करना है। तो करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा अवॉइड करके अगर कोई डीप आता है 2550 से 2500 के बीच में, तो वहां पे आप लॉन्ग कीजिए। तो पॉसिबली 100 रुपए 150 रुपए के सामने हम 200-250 रुपया कमा सकते हैं। तो 1:1 1.2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है। से संकेत तो ठीक है और कुछ कुछ ट्रेड आपने ऑलरेडी नोटिस कर लिए होंगे। विनीत बोलिंजकर भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक काम करते हैं, पहले उनका कुछ स्टडी क्यों हुआ शेयर पता कर लेते हैं, फिर हमारे पास भी काफ़ी सारे सवाल हैं उनसे पूछने के लिए। विनीत सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पहले आप जरा बताइए आपने कौन सा शेयर स्टडी किया जो आप दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं सर? ठीक है, हमें लगता है कि बाटा काफी अच्छा लग रहा है ये लेवल्स पे। उनकी कल की जो कमेंट्री थी न्यूज़पेपर में, वो कह रहे थे कि कंजम्पशन पिकअप हो रहा है, और अगर आप देखेंगे ऑल अलोंग कंजम्पशन पिकअप हो रहा है, एंटायर क्वार्टर अच्छा गया है। तो हमें लगता है कि टेक्सटाइल स्टॉक्स भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, जो ब्रांडेड टेक्सटाइल्स है। तो उसमें आप मान्यवर पे ध्यान दीजिएगा। उनकी एक लोअर रेंज प्राइस ऑफरिंग आने की संभावना है। मुझे लगता है कि ये दो स्टॉक उसके कारण अच्छी तरह से चल सकते हैं। ऑप्शन में शूज़ एंड कपड़ा दोनों पे आपका बुलिश है। आप ये समझते हैं कि आगे फेस्टिवल सीज़न भी है, आप ये समझते हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है। आपने जो आर्टिकल पढ़ा होगा उसमें सर यही सारी बातें लिखी होंगी। आप ये भी शायद समझ रहे होंगे कि हो सकता है ब्याज दरों में आगे कटौती हो, शायद और बेनिफिट आ जाए, लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दो हिस्सों में आपने बांट दिया, फर्स्ट कपड़े वाला शेयर, एक जूते वाला शेयर। तो बाटा इंडिया एक बार देख सकते हैं। वैसे टेक्निकली मैं बता दूं, बाटा का वापस से बेस बन रहा है 1400-1425 के आसपास, ये नोटिसेबल शेयर हो जाएगा। और दूसरा वेदांत फैशन, मान्यवर, आप कपड़े देखते होंगे, और आगे तो फेस्टिवल सीज़न है ही, फिर शादी ब्याह का सीज़न भी खुल जाएगा अक्टूबर के बाद, तो उसके बाद और तेज़ी आ सकती है इसमें भी। तो वेदांत फैशन नोटिस करने वाला शेयर है। ठीक है जी, अब थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। कल के जो टॉप गेनर्स थे, बढ़िया वाले शेयर्स थे, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, बलरामपुर चीनी, दोनों अच्छे बंद हुए हैं। आयुष भाई एक बार जरा चेक करना, इन दोनों शेयर्स में आज भी प्ले आ सकता है क्या? कल विश्वमोहन हमको बता रहे थे कि एथेनॉल की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। की बात करें तो त्रिवेणी का चार्ट काफी अच्छा है। कल हमें तकरीबन 435 के आसपास अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया था, कल ही प्रॉफिट बुकिंग भी हो गई थी इसमें। मैं यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है, तो मैं फ्रेश बाइंग की यहाँ पे राय नहीं दूंगा, बट जिसके पास डेफिनेटली है वो यहाँ पे इसको ऑलरेडी होल्ड करके रखे 435 के स्टॉप लॉस के साथ। फ्रेश बाइंग इसमें जो आपको करनी है वो तकरीबन 420 से 25 के आसपास है, क्योंकि मुझे लगता है इतना हाई इसमें ब्रेकआउट आया है तो एक छोटा सा रिट्रेसमेंट डेफिनेटली आ सकता है। और बलरामपुर चीनी की यहाँ पे हम बात करें तो बलरामपुर चीनी का चार्ट पैटर्न भी काफी पॉजिटिव, वीकली और मंथली चार्ट पे इसके फॉर्मेशन पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट है।
तो बलरामपुर चीनी को डेफिनेटली यहाँ से बाय किया जा सकता है, बिकॉज ये F&O बैन में आज ही आया है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा इसमें वॉल्यूम का फर्क पड़ सकता है, बट जिसको लेना है वो कैश में ही लेना पड़ेगा, बट यहाँ पे डेफिनेटली लिया जा सकता है। इसमें जो फर्स्ट टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 550 रुपीज का रहेगा, और इसमें जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 5 से 15 का रहेगा। ठीक है, 515 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी बनेगा जिनके पास पुरानी पोजीशन है। हमने आपको 490 से पहले ही नोटिस करवा दिया था कि ये शेयर बलरामपुर चीनी चल सकता है। 532 हो गया। कल विश्व मोहन ने फिर से आपको बताया कि क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब नया पोजीशन सामने आ रही है। 515 का स्टॉप लॉस लगाओ, जिनके पास पड़ा उनका ट्रेल लगेगा, जिनको लेना उनका नया लगेगा, और करीब 550 के ऊपर तक के टारगेट आपको मिल जाएंगे। तो ये बलरामपुर चीनी पे 2 शुगर वाले काउंटर्स पता किए, उसमें से एक और समझ में आ रहा है। हम अभी ब्रोकिंग हाउसेस के रिपोर्ट्स भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट हमने चुनी है, वो है यूबीएस की रिपोर्ट। एक्चुअली वो केबल्स और वायर सेक्टर को लेकर है, और इस पूरी रिपोर्ट को स्टडी किया है आशीषा ने। आशीषा जब किसी रिपोर्ट को पढ़ती हैं तो बहुत अच्छे से समझ के सारे पॉइंट्स आपको सिलसिलेवार तरीके से रख देंगे आपके सामने। आशीषा, गुड मॉर्निंग। जरा बताइएगा ये यूबीएस की रिपोर्ट क्या कह रही है? बिल्कुल, बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है दोनों ही केबल्स एंड वायर्स बिजनेस के स्टॉक्स पर, केईआई इंडस्ट्रीज और पॉलीकैब, जहां उन्होंने खरीदारी की राय तो रखी है लेकिन टारगेट प्राइस भी बड़ा इंक्रीज किया है। तो पॉलीकैब की सबसे पहले बात करते हैं। खरीदारी की राय, पहले जो टारगेट प्राइस 6677 रुपीज प्रति शेयर का था, वह बढ़ाकर 8550 रुपए प्रति शेयर का कर दिया है। तो 22% का टारगेट प्राइस इंक्रीज किया है उन्होंने। उसी के साथ केईआई इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पर भी 6550 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। जो करंट मार्केट प्राइस से देखें तो करीब 30% का अपसाइड रहेगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। उनका मानना है कि डिमांड सप्लाई डायनामिक्स जो अभी इंडस्ट्री में प्ले आउट हो रहा है उसका बड़ा बेनिफिशियरी होगा, इनफैक्ट दोनों ही प्लेयर्स, पॉलीकैब और केईआई इंडस्ट्रीज। वैल्यूएशंस की बात करें तो थोड़े से एक्सपेंसिव है दोनों ही स्टॉक्स, लेकिन एक्सपोर्ट पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, जो उनका मानना है कि इंडस्ट्री अंडर एस्टिमेट कर रही है। तो अगर एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ता है तो वैल्यूएशन कैचअप भी हो सकता है इस स्टॉक में। इसी के साथ एड्रेसेबल मार्केट साइज की बात करें तो करीब $8 बिलियन की मार्केट साइज है अभी, जो बढ़कर $20 बिलियन के आसपास जा सकती है FY30 तक। तो एड्रेसेबल मार्केट साइज भी काफ़ी ज़्यादा है। मार्केट शेयर, उनका मानना है कि जो टॉप 5 प्लेयर्स है जिसमें केईआई इंडस्ट्रीज और पॉलीकैब आते हैं, तो उनका मार्केट शेयर भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। इसी के साथ अर्निंग्स ग्रोथ की बात करें तो उनका मानना है कि पॉलीकैब 16% का अर्निंग्स CAGR ग्रोथ और केईआई इंडस्ट्रीज 24% का अर्निंग्स CAGR ग्रोथ अगले कुछ सालों तक रिपोर्ट कर सकता है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। केईआई इंडस्ट्रीज पर 6150 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य और पॉलीकैब पर 8550 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शेषा ये बताने के लिए कि 2 कंपनीज आज फोकस में क्यों हैं और किस तरीके के टारगेट्स यूबीएस इस पे दे रहा है। पर शेषा, एक सेक्टर जो कि आप क्लोजली ट्रैक करती हैं आज वो भी खबरों में रहेगा, और वो है सीमेंट स्पेस। और हर बार आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि बोरी की कीमतों में क्या कुछ बदलाव हुआ है, पर इस बार पॉजिटिव खबर आई है शेषा। पर क्या ये जो प्राइस इंक्रीज की अनाउंसमेंट्स हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन से रिलेटेड है या अक्रॉस इंडिया है? इस बार फॉर्चुनेटली अक्रॉस इंडिया है। करीब 10 से 20 रुपए प्रति शेयर के प्रति बैग के प्राइस इंक्रीजेस किए हैं। लेकिन सृष्टि, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्राइस हाइक सस्टेन होते हैं कि नहीं। याद रखें, सीमेंट कंपनियों ने लास्ट अक्टूबर में भी मैसिव प्राइस हाइक्स लिए थे। करीब 40 से 50 रुपीस प्रति बैग के प्राइस हाइक्स थे, लेकिन उसके बाद वो सस्टेन नहीं हो पाए और फिर रिवर्स करने पड़े थे। इनफैक्ट पिछले 3-4 महीनों की बात करें तो सीमेंट प्राइस कट्स दिखे हैं, और अभी भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर Q2 के प्राइसेस की बात करें तो करीब 2 से 3% की गिरावट दिखी है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो करीब 6 से 7% की गिरावट दिखी है। लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आया है सीमेंट सेक्टर के लिए। प्राइस हाइक्स लिए गए हैं अक्रॉस द बोर्ड सभी रीजन्स में, जो इस हफ्ते से ही इफेक्टिव हो जाएंगे। लेकिन क्या ये प्राइस हाइक सस्टेन होंगे, ये बड़ा क्वेश्चन है। और याद रखिए, अब मॉनसून का मेजर पार्ट चला गया है, तो एनालिस्ट का मानना है कि नवंबर तक अगर ये प्राइस हाइक सस्टेन होते हैं तो नवंबर तक कंसिस्टेंटली बढ़ सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स लास्ट ईयर जो हुई थी स्टोरी वो रिपीट भी हो सकती है। लेकिन अभी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है सीमेंट सेक्टर के लिए।
ठीक है, तो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो सीमेंट स्पेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अशेषा, हमें दोनों ही खबरों पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। पर आइए अब इन सभी काउंटर्स पे एक बार अपने एक्सपर्ट्स का भी ओपिनियन ले लेते हैं। और किरण जी, सबसे पहले जो वायर्स एंड केबल्स वाली कंपनी है KEI और साथ ही पॉलीकैप, ये दोनों ही फोकस में रहेंगी। दोनों ही अगर चार्ट पे हम देखें तो थोड़े से कंसोलिडेशन से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ पिछले 1 से 2 दिनों में कुछ थोड़ा सा मोमेंटम बिल्डअप हुआ है। आज एक अपसाइड या फिर एक तेजी देखने की उम्मीद तो है ही। पर किरण जी, इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करना है तो वो कौन सा होगा, कौन सा ज्यादा बेहतर है चार्ट्स पे? सो दोनों स्टॉक जैसे आपने बताया एक अच्छी खासी रैली के बाद एक टाइम वाइज करेक्शंस के अंदर आ चुके हैं, प्राइस वाइज करेक्शंस भी हो चुका है। दोनों इंडाइस से दोनों स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो 20 और 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे और कहीं ना कहीं 100 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है। और दोनों वापिस अगर हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न में रिज्यूम भी कर रहे हैं, तो अगर चुनाव करना है तो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं की ये इंडस्ट्रीज लुक्स पॉजिटिव देन द पॉलीकैप। रीजन भी उसके डेली चार्ट के ऊपर 100 डेज मूविंग एवरेज के टाइम पे जहां वो सपोर्ट ले रहा है, वहीं पे ही मोमेंटम इंडिकेटर के ऊपर क्लियर कट एक बुलिश डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपने 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर भी है। लास्ट 3 दिन का भी कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकआउट है और लोअर टाइम फ्रेम के अंदर क्लियर कट डबल बॉटम पैटर्न भी हमें देखने को मिल रही है। तो एक कंडीशनल बाय रहेगा। आप देखो ऊपर में 4400 का एक स्ट्रिप रेजिस्टेंस है, जैसे ही 4400 क्रॉस करेगा हमें लग रहा है कि अच्छी खासी रैली KEI इंडस्ट्री में देखने को मिल सकती है। तो 4400 के ऊपर आप बाय कीजिए KEI इंडस्ट्री, जैसे ही 4400 सॉरी, जैसे ही 4400 क्रॉस करेगा हम 5000 तक की रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं KEI इंडस्ट्री में। सो कंडीशनल बाय अबव 4400, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 4300 इन KEI इंडस्ट्री। और KEI में से KEI थोड़ा ज़्यादा बेहतर लग रहा है और एक कंडीशनल बाय यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि दोनों ही पे ही हम फोकस रखेंगे। पर विनीत जी, जो सीमेंट की बोरियों के दाम बढ़ने की खबर आई है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जैसा अशेषा भी बता रही थी कि कितना सस्टेन होते हैं ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और साथ ही विनीत जी, आपकी टॉप बेट्स कौन सी होंगी? देखिए, पूरे स्पेस में हमने कंसोलिडेशन होते हुए देखा ही और ढेर सारा एक्शन भी है। JSW भी एंट्री लेगा, ऑलरेडी उनका एक्सपोजर जो है वो 1-2 लिस्टेड एंटिटीज़ में है ही। साथ ही साथ JSW सीमेंट के भी IPO की तैयारी हो रही है। ऐसे में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आपके टॉप फेवरेट्स है फिलहाल? सीमेंट के प्राइसेस ये टाइम में रेस जब करते हैं तो इट इज अगेंस्ट द सीजनैलिटी, और जिस तरह से रेट्स इंक्रीज हुए हैं वो आपको क्लियर पिक्चर दिखाता है कि डिमांड काफी स्ट्रांग है। तो डिमांड के चलते रेट्स बढ़ गए हैं, तो हमें लगता है कि इसमें अल्ट्राटेक और शिवा सीमेंट को काफी फायदा होगा। साउथ में हम सागर सीमेंट के साथ जाएंगे। ये 3 शेयर हमको बहुत बेहतरीन लगते हैं, ये काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। नेम्स आपके लिए शिवा सीमेंट भी उसमें आप शामिल कर लीजिए, सागर सीमेंट, ये मिड कैप वाली कंपनीज हैं, बट यहाँ पर अच्छा मोमेंटम आपके लिए बिल्ड हो सकता है। कुछ और शेयरों का रुख करते हैं। आयुष, जरा एक बार आप OMC जरा चेक कीजिएगा। HPCL BPCL लगातार 3 दिन से हम देख रहे हैं कि बढ़िया तेजी दिख रही है इन शेयरों में, और क्रूड ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि $78 के भी नीचे आकर कारोबार कर रहा है और शायद इस लेवल के आसपास थोड़ा सा और टिके, मतलब बढ़त की उम्मीद तो नहीं है क्रूड के भाव में। एक तो चाइना से डिमांड थोड़ा सा वीक है, वो वाला फैक्टर भी है, और बाकी जो गाजा में युद्ध विराम की खबरें आ रही हैं उससे भी थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है। आप ये बताइए कि आपको बेहतर क्या लग रहा है? HPCL और BPCL में अगर हम तुलना करें, कौन सा ट्रेड के लिहाज से एक स्टॉक लेना चाहिए? अगर HPCL और BPCL की बात करें तो दोनों ही चार्ट्स में काफी सिमिलर पैटर्न है। दोनों ही के ही चार्ट में, डेली चार्ट में कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है, वीकली चार्ट पे भी कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट एनी टाइम एक्सपेक्टेड है, और BPCL में भी सेम ही हो रहा है। अगर हम HPCL की यहाँ पे बात करें तो HPCL को डेफिनेटली यहाँ से बाय करना चाहिए। इसमें जो फर्स्ट टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 405 के होंगे। इसमें जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 379 का होगा। और अगर BPCL भी लेना चाहते तो डेफिनेटली यहाँ से BPCL को भी लेना चाहिए। इसमें जो फर्स्ट टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 374 का होगा, और इसमें जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 335 का होगा। 335 का स्टॉप लॉस, 374 का टारगेट BPCL के लिए, और HPCL के लिए 405 का टारगेट होगा। 379 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए। ये OMCs में आपके लिए ट्रेड के बेहतरीन मौके। हमारे एक और एक्सपर्ट JM फाइनेंशियल की सोनी पटनायक भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सोनी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। शुरुआत आपके शेयरों से कर लेते हैं। बताइए आज कौन से स्टॉक्स चुना है आपने हमारे दर्शकों के लिए?
को, सारे पैनलिस्ट को भी। देखिए, आज हम जो पिक देना चाहते हैं वो है गेल में। गेल में कल हमने देखा है कि एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है चार्ट्स पे, डेली चार्ट्स पे, और वहां पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्रेश पोजीशंस पे बनते हुए लॉन्ग्स की तरफ देखने को मिला है। सो यहाँ पे करंट लेवल पे आप बाई कर सकते हैं करीबन 238 236, ये एक रेंज है जहां पे आप बाई कर सकते हैं। काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 230 पे, हम देख सकते हैं कि वहां पे पुट राइटिंग बहुत एग्रेसिव हुई है। सो 228 वहां पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और टारगेट यहाँ पे रहेगा 250 और 255 का दूसरा टारगेट रहेगा। कल हमने ये भी नोटिस किया है कि हायर स्ट्राइक पे कॉल ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड हो रहे हैं, राइटर्स एग्जिट हो रहे हैं पोजीशन, सो वहां पे एक पॉजिटिव आउटलुक बन रहा है। सो रेंज बाय आप कीजिए 230 236 पे, स्टॉप लॉस रहेगा 228, टारगेट है यहाँ पे 250 255। सोनी एक ही शेयर है आज? जी, अभी के लिए एक ही शेयर है, फिर जब मार्केट ओपन होगा फिर थोड़ा सा आई थिंक डेटा वॉच करके देखने के लिए बेटर है, बिकॉज यहाँ पे मुझे लगता है कि निफ्टी पे सपोर्ट अच्छा है, 24,500 पे सपोर्ट है, बट थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट है, तो बहुत ज्यादा आज मुझे मूवमेंट नजर आते हुए मार्केट पे नजर लग नहीं रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है, बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस बहुत क्रूशियल है, 51,000 के ऊपर जब तक नहीं क्रॉस करता है तब तक मुझे लगता है थोड़ा लॉन्ग्स के तरफ अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। जहां पे आपको स्टॉक्स अच्छे मिल रहे हैं वहां पे देने चाहिए। इनफैक्ट तीनों के तीनों इंडेक्सेस, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, तीनों में रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है, सो थोड़ा सा वेट करना चाहिए, जब तक रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं करता है तब तक अग्रेसिवली यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए, किसी भी मोमेंट पे सेलिंग प्रेशर हो सकता है। सो आई थिंक हर एक दिन को हम कंसिडर करते हुए, डेटा पॉइंट्स को समझते हुए यहाँ पे देखना चाहिए। सो मार्केट जब ओपन होगा तब हम शायद इंट्राडे के लिए कोई और एक स्टॉक देख सकते हैं। बढ़िया है। ये आपके लिए गेल सोनी की तरफ से 255 रुपए के टारगेट के लिए, और हम देख रहे हैं कि पूरे के पूरे एनर्जी पैक में एक्साइटमेंट है, चाहे वो पावर ले लीजिए, चाहे वो एक्सप्लोरेशन वाले स्टॉक्स ले लीजिए, पाइपलाइन वाले स्टॉक्स ले लीजिए, हर तरफ आपको तेजी दिखेगी। कल रिलायंस ने भी ठीक ठाक ही कहेंगे, 0.25% के आसपास की तेजी रही है, 2980 रुपए के भाव के आसपास क्लोजिंग देकर रिलायंस गया है। लेकिन चलिए कुछ और क्रूशियल रिपोर्ट्स हैं जिस पर आपकी नजर होनी जरूरी है, और ये रिपोर्ट्स लेकर हमारे सहयोगी वरुण दुबे जुड़ गए हैं। वरुण बताइए, कौन सी रिपोर्ट्स हैं आज जो फोकस में रखनी चाहिए? मॉर्निंग अभिषेक, तो आप अभी रिलायंस का जिक्र कर रहे थे, उस पर भी मैं आपको रिपोर्ट बताऊंगा, लेकिन शुरुआत में TCS से करूंगा क्योंकि इसके ऊपर तगड़ी रिपोर्ट आई है। मैक्वेरी यहाँ पे आउट परफॉर्मर का कॉल दे रहा है, प्राइस टारगेट बढ़ाया है 4,750 से बढ़ा के 5,740 के प्राइस टारगेट जो है TCS पे दे रहे हैं। इनका कहना है कि जो AI डेमोन्स्ट्रेशन है वो काफ़ी पावरफुल रहा है, और आगे चल के ओवरऑल इनके जितने भी प्रोडक्ट्स जो फिर लेगेसी मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम्स है उसके लिए भी जो डिमांड्स है ओवरऑल वो काफ़ी अच्छे रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, और इनको TCS को इन्होंने अपने हाई कन्विक्शन आइडियाज़ में यहाँ पे जोड़ा है। दूसरा रिलायंस जिसकी आप बात कर रहे थे, जेफरीज की रिपोर्ट है, और यहाँ पे पूरा 5 रुपये प्राइस टारगेट बढ़ाया गया है, 3,525 से बढ़ा के 3,530 का किया है। इनका कहना है कि जो एनुअल रिपोर्ट है इस कंपनी की आई है तो ओवरऑल कॉस्ट जो है वो थोड़ा एलिवेटेड है, नो डाउट, लेकिन बैलेंस शीट के हाल जो है वो काफ़ी अच्छे, और डेट जो है वो ये कंपनी कम कर रही है। खासकर जियो का केपेक्स और नेट डेट अगर आप देखेंगे तो साल दर साल थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिली है, जो कि अच्छी बात है। अगला इंडसइंड बैंक पे नमूरा की रिपोर्ट है, जहाँ पे न्यूट्रल का कॉल है, 1580 के प्राइस टारगेट ये दे रहे हैं। ये कह रहा है कि जो AMC इस कंपनी की RBI ने अप्रूवल दिया कि AMC सब्सिडरी का गठन करने के लिए, वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, और किसी भी बैंक को इस तरह से अप्रूवल देना ये पूरे सेक्टर के लिए अगर आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये इनका कहना है। तो साथ ही साथ इंडसइंड के बाकी बैंक्स पे भी, खासकर जो छोटे बैंक्स है उस पर आप नज़र रखिएगा। और आखिरी में HCL टेक JP मॉर्गन की रिपोर्ट है, जहाँ पे न्यूट्रल का कॉल है और प्राइस टारगेट 1510 का है। इनका कहना है कि प्रतीक साहब जो अभी बाहर जा रहे हैं और शिव वालिया साहब जो अब इस कंपनी के CFO रहने वाले हैं, नो डाउट ये जो ट्रांजिशन हुआ है वो थोड़ा सरप्राइजिंग है लेकिन स्मूथ है, ये एक अच्छी बात है, और आगे देखना पड़ेगा कि किस तरह से ओवरऑल सक्सेशन जो है वो पैन आउट होता है। लेकिन हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी का जो सक्सेशन रहा है वो काफ़ी स्मूथ रहा है। इसके लिए अभी भी न्यूट्रल है 1510 के प्राइस टारगेट के साथ। शुक्रिया वरुण। तो ये तमाम रिपोर्ट्स भी आप अपने नज़र में रखिएगा, और IT को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स हैं। TCS पर निश्चित तौर पर सोनी आपसे एक व्यू जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार 3 दिनों की एक बढ़िया हमने बाइंग देखी है शेयर में, और 4200 से 4500 के सफ़र को बहुत क्विकली अब तय किया है TCS ने। टारगेट अब बड़े हैं, 5,740 रुपए के टारगेट है मैक्वारी के, ये तो खैर लंबी अवधि के होंगे,
लेकिन क्या आपको लगता है कि जो मोमेंटम बिल्ड हो रहा है टीसीएस में, उसको राइड करने का अभी भी सही वक्त है? और आपके टारगेट क्या होंगे ये भी बताइएगा। जी अभिषेक जी, यहाँ पे हम अगर टीसीएस पे देखेंगे तो मेरे ख्याल से इंट्राडे आज के लिए 45-30 45-40 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। कॉल राइटर्स बहुत अग्रेसिवली प्लेस्ड हैं, तो जब तक वो लेवल को क्रॉस नहीं करता है शॉर्ट कवरिंग मूव थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। अगर कोई डिप नजर आता है टुवर्ड्स 4200 तो वहां पे री एंट्री करने की अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली नजर आ रही है। काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 4000 पे, सो स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं 4000 के सपोर्ट स्टॉप लॉस के साथ। और यहाँ पे अगर 4450 के रेजिस्टेंस को इंट्राडे में क्रॉस करता है तो आपको टुवर्ड्स 4600 भी नजर आ सकता है स्टॉक। सो यहाँ पे आप होल्ड कीजिए स्टॉक को, 4600 का एक यहाँ पे टारगेट है। ठीक है, 46 रुपए के टारगेट के लिए आप शेयर को होल्ड कीजिए। यहां से 110 रुपए ऊपर की ये भाव है। इंडसइंड बैंक को लेकर खबर आई है कि नोमुरा ने इस पर न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है। लक्ष्य 1580 का है। म्यूचुअल फंड कारोबार के लिए कंपनी को आरबीआई से मंजूरी मिली है और उम्मीद जता रहे हैं नोमुरा कि इससे बैंक की आय बढ़ेगी। विनीत सर, आपसे जानना चाहेंगे, इंडसइंड बैंक अंडर परफॉर्म किया है मार्केट को ईयर टू डेट। अगर हम इस साल भी देखेंगे तो करीब 15-16% नीचे ये शेयर दिखेगा इंडसइंड बैंक का। कल भी कमजोर ही क्लोजिंग देखे गया है 1% के आसपास की। आप कितना मटेरियल इंपैक्ट आप देख रहे हैं अगर म्यूचुअल फंड कारोबार इनका शुरू हो जाता है तो क्या वैल्यू ऐड करेगा और कितना करेगा? भरोसा करना चाहिए इस पे? में ना काफी आईपीओस के लिए काफी एनकरेजमेंट रहती है। कोई न्यू पब्लिक ऑफरिंग आती है तो उसमें निवेश बहुत अच्छा होता है, तो इनकी स्टार्ट तो अच्छी रहने वाली है। लेकिन ये कैसा अपने पोर्टफोलियो में एडिशंस करते हैं और कैसा इनका परफॉर्मेंस रहता है वो देखना पड़ेगा। इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तो है, इंडसइंड वेल नोन बैंक है, ब्रांड इक्विटी तो एस्टैब्लिश्ड है, तो इनको पैसा इकट्ठा करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनिशियल जैसे मैंने बोला प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो हमें देखना पड़ेगा इनका आउट परफॉर्मेंस कैसा रहता है मार्केट में। ठीक है, इंडसइंड बैंक पर ये व्यू। जोमैटो के शेयर की जरा बात कर लेते हैं। 263 रुपए की कल की क्लोजिंग रही है और अगर हम इस महीने की बात करें, अगस्त में जो भी सत्र रहे होंगे, आज खैर 20 अगस्त हो गया, कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन के फेज में जाता हुआ ये शेयर दिख रहा है। एक रेंज में आ गया है जोमैटो का शेयर लगातार तेजी के बाद। आज इसमें एक ब्लॉक डील होनी है। एंडफिन सिंगापुर अपनी 2% के आसपास के स्टेक को बेचेगी। 4660 करोड़ रुपए में डील होगी और ये जो डील होगी वो होगी 4% के डिस्काउंट पर, ऐसी खबरें हैं। फ्लोर प्राइस है 251 रुपए 68 पैसे। इस पर जरा आयुष आप राय दीजिएगा जोमैटो के शेयर को लेकर। मान लीजिए डिप आता है, क्या उस डिप को बाय करना है या फिर अभी और वेट करना है? इस स्टॉक में थोड़ा सा हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए, बिकॉज जो डिप आएगा, अगर इसका जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन आता है वो 232 से लेकर 240 के बीच का लेवल है। लेकिन मैं एक ऊपर में आरएसआई में नेगेटिव क्रॉसओवर देख रहा हूँ ओवरबॉट जोन में, तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, थोड़ा स्टेबल हो जाना चाहिए स्टॉक को, तभी इसमें हम कोई रिकमेंडेशन इसमें कर पाएंगे। ये बाय करना है कि इसको एग्जिट करना है। वेट एंड वॉच करना है। कल हमने देखा कि जो ब्रोकिंग वाली जो कंपनीज रही ना, आईएफएल फाइनेंस हो गए, एडलवाइस हो गए, धानी सर्विसेज हो गए, वहां पर हमने मजबूती देखी है। विनीत सर, आप जरा व्यू दीजिए, ब्रोकिंग में कहीं आपको मौके दिख रहे हैं किसी स्टॉक को लेकर? ब्रोकिंग इंडस्ट्री में हम थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि इनके ना, अगर आप एंजल ब्रोकिंग के देखेंगे ना, इनके वैल्यूएशंस काफी करेक्ट हो चुके हैं, तो ये एक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर आपको निवेश करना है तो मुझे लगता है कि ब्रोकिंग में जैसे मैंने कहा, एंजल ब्रोकिंग मेरा प्रिफर्ड पिक होगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएशंस काफी अच्छी हुई है। ठीक है, चलिए आपके लिए ये व्यू। आप ये शेयर देख रहे हैं, एंजल वन को लेकर बुलिश हैं और अच्छी रफ्तार दिखाई एंजल वन ने, तो काफ़ी कमाई कराई है। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अगर देखेंगे तब तो बहुत चला है शेयर ये। लेकिन चलिए अब ये वो शेयर जान लेते हैं जहां पर ब्रेकआउट की उम्मीद करके आप चल सकते हैं। डिम्पी रोज आइडेंटिफाई करते हैं चार्ट्स के माध्यम से आपके लिए वो शेयर, और वो लेवल्स भी आपको बताते हैं। चलेंगे सीधे अब डिम्पी के पास। डिम्पी, ओवर टू यू। शुक्रिया अभिषेक। अगर आप देखेंगे तो हमने 2-3 शेयर्स कल भी डिस्कस किए थे और उसका बेनिफिट दर्शकों तक पहुंचा होगा। HUL आज सुबह सुबह
किरण जी ने भी रिकमेंडेशन किया। कल काफ़ी सारे एनालिस्ट ने बाद में HUL को रिकमेंडेशन के तौर पर डाला और हमने आपके सामने बात रखी भी थी कि देखिए HUL जो है, जब तक बाजार पूरी तरह से रेंज से बाहर नहीं आता, HUL को आप साथ मत छोड़िएगा, ये बढ़िया प्ले हो सकता है। IEX भी आपको नोटिस कराया, सिलटेक आपको नोटिस कराया, इससे पहले HDFC, EPL, क्रिसल, सेल, मैरिको, ऐसे तमाम बढ़िया शेयर हमने आपके सामने नोटिस किए हैं एंड आई होप का आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। उसके अंदर पराज इंडस्ट्रीज, कैनफिन होम्स जैसे शेयर्स भी शामिल थे। अब हमारी लिस्ट में 2 शेयर्स हमने और ऐड कर दिए हैं आज, और मेरे को लग रहा है एक शेयर तो आप अगर ले लेंगे ना तो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स पे आप उसमें आ सकते हैं। उस शेयर का नाम है डिलीवरी। एक बार मैं चार्ट आपके स्क्रीन पे लेके आता हूं और मैं बोलूँगा टिपिकली इन्वेस्टर्स को ज़रूर इस शेयर को देखना चाहिए, अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछना चाहिए, समझना चाहिए। पहले मैं आपको डेली चार्ट इसका दिखाता हूं, वीकली में भी होगा बट डेली इसके अंदर ज़्यादा अच्छा आपको दिखेगा। देखिए क्या बढ़िया सा इसका बेस बना हुआ है। मैं कहो तो आपको ड्रॉ भी कर देता हूँ, आप उसको चेक कर लेंगे तो आपको थोड़ा और आइडिया हो जाएगा। ये देखिए, ये ट्रिपल बॉटम का बेस है जो कि काफ़ी अच्छे से मेंटेन्ड है यहाँ पे। ये इस लेवल को तो ये तो मेजर पैनिक सपोर्ट एरिया हो गया। अगर मान लो इसको टूटना भी है तो इस सपोर्ट एरिया 360 का पड़ा है। ये नहीं जल्दी ब्रेक करेगा जब तक कोई ऐसी खबर ना आ जाए जो इस कंपनी के लिए बिल्कुल ही तबाही लेके आए। अदरवाइज ये 360 को अब जल्दी ब्रेक नहीं करेगा। पैनिक बार 2 बार 3 बार इसने विद वॉल्यूम टेस्ट किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है। दूसरा पॉइंट, अब इसने दोनों एवरेजेस को हील कर लिया, ठीक कर लिया अपना। अब इसके चलने के दिन आए हैं और ये चल सकता है, अच्छा बेस है। नियर बाय का जो स्टॉप लॉस अगर आप कोई रखेंगे तो खैर हमारे एनालिस्ट अभी सोनी पटनायक आपको बता देंगी, वो 400 से लेकर 410 के बीच में शायद आपको देंगी एक स्टॉप लॉसेस, अगर आप इसमें रखना चाहें तो। पुल बैक के लिए एक बढ़िया शेयर है, आप देखेंगे एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक अभी इसका पैराबोलिक आ सकता है और कोई बड़ी बात नहीं 480 तक चला जाए तो 50 रुपये तो सिर्फ पैराबोलिक के ही ड्यू हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। अगर मैं इस चार्ट को 1 मिनट के लिए जरा वीकली कर देता हूं तो आपको और पिक्चर बेहतर दिखेगी, क्योंकि ना केवल फिर रेजिस्टेंसेस पार होते दिखेंगे बल्कि फिर नई जर्नी की तरफ भी शेयर पहुंच सकता है। देखिए शेयर के अंदर क्रैक आया था, ये था सितंबर 2023 अक्टूबर के आसपास का। ऑलमोस्ट हम 1 साल का पूरे इस मूव का कंसोलिडेशन के साथ वापस से चलने के लिए तैयार हो गए हैं। ये वो एवरेज है जिसके नीचे जितना आपसे समय निकाला, आपने पैनिक लो टेस्ट किए, इस एवरेज के बाद आप वापस से हील हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। लास्ट के 2 कैंडल्स बताने के लिए सफिशिएंट हैं। अब अगर ये चलने पे आए तो पहला 480, उसके बाद फिर 500-600 तक भी जाने के चांसेस हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस शेयर को इन्वेस्टर्स को ज़रूर वॉच करना चाहिए। ये एक वन ऑफ द फाइनेस्ट शेयर हो सकता है। अगर इस शेयर के अंदर कुछ भी गड़बड़ या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है तो ये शेयर आपका रिस्क रिवॉर्ड से वन ऑफ द फाइनेस्ट शेयर है इस समय मार्केट के हिसाब से। एक बार सोनी पटनायक से पता कर लेते हैं। सोनी, एक बार आपका टेक चाहिए इस पे, डिलीवरी पे। डिम्पी जी, यहाँ पे आपने काफी अच्छे से एक ब्रेकआउट स्टॉक को पकड़ा हुआ है। चार्ट्स पे भी हम देख सकते हैं ब्रेकआउट आया है, डेली चार्ट्स पे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है और 420 पे अच्छा सपोर्ट है। इनफैक्ट 420-22 का वो जो एक 2 रुपए का रेंज है वहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है। सो होल्ड कीजिए इसको लॉन्ग के लिए। 420 पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए ऑलरेडी अगर कल किसने ले रखी है। और मुझे लगता है यहाँ पे एक एक्सटेंडेड टारगेट टुवर्ड्स 460 का पहला रहेगा। अगर 460 के ऊपर भी सस्टेन करता है तो आपको एक दूसरा एक्सटेंडेड टारगेट टुवर्ड्स 475-480 भी नजर आ सकता है। सो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अच्छे अपने 10, 20, 50 EMA के ऊपर ही अभी भी कंटिन्यू कर रहा है ट्रेड करते हुए। सो इसको 420 पे स्टॉप लॉस ट्रेल करके होल्ड कीजिए, 460 पहले डालिए। तो आप इसको पहले होल्ड करें, बाय करें, जरूर बाय भी कर सकते हैं। जैसे सोनी ने आपको ऑलरेडी बता भी दिया, इसके अंदर 460 रुपये तक का टारगेट है। दूसरा शेयर भी मैंने लिस्ट में डाल दिया है, वो आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे। उस शेयर का नाम है बजाज हेल्थ केयर का। ये बजाज ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी है। टिपिकली इसकी चर्चा थोड़ी कम होती है लेकिन ये भी एक अच्छा शेयर है। इसके पास भी सेम नेचर है कि बॉटम कंफर्म्ड है और शेयर चलने के लिए तैयार है। पहले मैं वीकली से डेली पे आऊँगा, उसके बाद फिर आपको दोनों ही चार्ट्स आपको दिखाता हूँ। या आप वीकली देखेंगे, ये एक एवरेज है, इसके नीचे आपने पैनिक लोज बनाए हुए हैं और ये वॉल्यूम भी आपने जनरेट किया हुआ है। जब भी शेयर चलता है देखिएगा 1 2 3 4 विद वॉल्यूम चला, 1 2 3 4 5 6 7 8 विद वॉल्यूम चला। इसको बैक्ड बाय वॉल्यूम होता है। ये जब भी शेयर चल रहा है, ये खोखला शेयर नहीं है। इसको कोई भी शेयर जब ये चलता है ना तो इसके पीछे वॉल्यूम जुड़ जाता है। ये हमको साफ साफ देखने को मिला है। फर्स्ट टाइम पे भी वॉल्यूम आया बट वो रेशो से थोड़ा कम था, वैसी कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो ये शेयर क्या है कि जब भी डाउनफॉल कंप्लीट करता है पुल बैक दिखाता है, जब भी डाउनफॉल कंप्लीट करता है पुल बैक दिखाता है, जब भी डाउनफॉल कंप्लीट करता है पुल बैक दिखाता है, जब भी डाउनफॉल कंप्लीट करता है पुल बैक दिखाता है।
तो ये डाउन टू अप होने वाला एक बेहतरीन शेयर है। ये अभी जो फॉल हुआ है उसका 20-30% इसने रिकवर किया है। पूरा अप होने के लिए इसको 500 तक के लेवल भी मिल सकते हैं। ये तो इसका वीकली बेसिस पर है, यानी कि थोड़ा आपको समय देना पड़ सकता है। मैं इसी चार्ट को 1 मिनट के लिए जरा डेली बेसिस पर भी कर देता हूँ, तो आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा कि एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जो उसने पार कर दिया। ये वो रेजिस्टेंस है जो फाइनली पार हुआ है। मैं आपके स्क्रीन पर जरा मार्क भी कर देता हूँ। इस रेजिस्टेंस एरिया को इसने फाइनली पार कर दिया है। तो आई होप कि अभी इस रेजिस्टेंस को पार करने के बाद एक बढ़िया मूव आपको देने के लिए वापस से तैयार हो रहा है बजाज हेल्थ केयर। इसके बारे में आयुष मेहता से एक बार हम समझ लेते हैं। आयुष भाई, बजाज हेल्थ केयर एक बार जरा चेक कर लीजिए, क्या करना है जरा वो भी बता दीजिए प्लीज। बजाज हेल्थ केयर का जैसे कि आपने डिस्क्रिप्शन दिया, मैं इसमें वीकली और मंथली चार्ट भी देख रहा था। इसके वीकली और मंथली चार्ट में एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन है और एक अच्छा रिवर्सल हम स्टॉक के लोअर लेवल से हम यहाँ पे देख रहे हैं। इसमें बस हमें एक ही चीज़ है, अभी 408-409 रुपए का भाव चल रहा है। इसमें जैसे स्टॉक 420 के ऊपर निकल के क्लोज होता है तो स्टॉक में बड़ी रैली आएगी जो मिनिमम स्टॉक को 460 तक के लेवल्स पे लेके जाएगी। तो मुझे लगता है इसमें 420 के ऊपर, जो इनफैक्ट कल की अगर हम देखा जाए तो 404 कल या परसों को 424 बनाया था, बस 420 के ऊपर आप इसको क्लोज होने दीजिए, फिर इसमें आप डेफिनेटली एंटर कीजिए और 460 के हम इसमें मिनिमम लेवल्स देख रहे हैं। पे दूसरा डिलीवरी पे रिकमेंडेशन दोनों मिली है, तो आज के 2 शेयर भी अपनी सूची में डाल लीजिएगा। हमने भी एक लिस्ट बना रखी है, उस लिस्ट के तहत अगर आप देखेंगे हमने सारे शेयर नोट कर रखे हैं। आप भी इसी तरह से इन शेयर्स को नोट करके रखें। अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछें कि 18 स्वदेश पे इसके बारे में बोला गया, इसके बारे में चार्ट दिखाया गया, इसके बारे में राय रखी गई, एक्सपर्ट्स ने इसके बारे में व्यू पॉइंट दिया है अपना, हमें क्या करना चाहिए, ये आप उनसे ज़रूर पूछेगा। इसी कड़ी को हम आगे भी बढ़ाएंगे, हर 2-2 शेयर। एक और चीज़, काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ हम बाय के ही शेयर दे रहे हैं। मार्केट में जब सेल का मौका आएगा ना, आपको सेल के शेयर्स भी ज़रूर देंगे ताकि आप फ्यूचर्स वाले शेयर्स में सेल से भी पैसा कमा पाएँ। हम नहीं चाहते कि कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए लॉस्ट अपॉर्चुनिटी हो, इसलिए सारी अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लीजिएगा। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है, ये हम सारी की सारी चीज़ें रिसर्च और अपने एनालिसिस पर आपके सामने रख रहे हैं। आप कोई भी निवेश अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही कीजिएगा, ये हमारा एक तरह से सुझाव भी है। तो बैक टू स्टूडियो। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और काउंटर्स पर भी चर्चा कर लेते हैं। आज खबरों के दम पे एक्शन देखने को मिलेगा। M&M पे भी यहाँ पे ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है जहाँ पे सिटी ने जो है इनका टारगेट प्राइस कट किया है। उनका कहना था कि पिछला साल जो है वो पूरा SUVs का रहा, पर इस बार जो है SUVs की जो सेल्स है वहाँ पे कमी आती हुई दिख सकती है। पर ट्रैक्टर्स जो है थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर कर सकते हैं। हालांकि खरीदारी की राय बरकरार रखी है, पर साथ ही साथ उन्होंने जो अपना लक्ष्य है अब वो घटा के 3180 का कर दिया है। कल भी हमने देखा था कि वन ऑफ द टॉप लूजर्स था M&M। एक बार किरण जी आपसे समझना चाहेंगे, कल की 2% से ज़्यादा की गिरावट के बाद ऑलमोस्ट एक बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल बना है, पर यहाँ से और कितना कमज़ोर हो सकता है M&M? ओवरऑल M&M की अगर हम बात करें तो कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि डेली चार्ट के ऊपर लोअर हाइस के फॉर्मेशंस बन रहे हैं और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो लोअर लो भी बन रहे हैं। तो एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। अब जो फॉलिंग चैनल का टॉप एंड है उसके आसपास, जैसे आपने बताया कि बेयरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, 20 एंड 50 डेज मूविंग एवरेज को भी ब्रेक किया हुआ है। तो आज के सत्र में हमें देखना पड़ेगा, अगर 2750 के नीचे स्टॉक सस्टेन हो जाता है तो चांसेस है इसमें गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। इमीडिएट लेवल के ऊपर हम 2640, और जैसे ही 2640 का लेवल ब्रेक होता है, नीचे में 100 डेज मूविंग एवरेज जो 2500 है वहां तक जा सकता है। तो इनिशियल लेवल पे 2750 के नीचे 2640 तक जाने की गुंजाइश रखता है। तो 50 के नीचे निकले तो और भी गिरावट जो है वो हावी हो सकती है। M&M आज यहाँ पे नज़र तो ज़रूर रहेगी, पर कल हमने आपके लिए मारुति सुजुकी भी हाईलाइट किया था, क्योंकि आप समझिए पूरे पैसेंजर व्हीकल में अब जो खबरें इन्वेंट्रीज को लेकर आ रही हैं वो ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, क्योंकि ऐसा फ़ायदा यानी जो इनके ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऐसे डीलर इन्वेंट्रीज को काउंट में रखती है, उनका कहना है कि अब इन्वेंट्रीज 2 महीने की जो है पूरे सिस्टम में भरी पड़ी है, और इसका कहीं ना कहीं ये मतलब है कि जो डिमांड है उसमें एक थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। हालांकि कार कंपनीज लगातार ये कह रही हैं कि हो सकता है फेस्टिव सीजन के पहले जो है इन्वेंट्रीज पाइल अप देखने को मिले, और चिंता की बात नहीं है, पर कहीं ना कहीं ये जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। हम देख रहे थे कि कुछ एक ब्रोकरेजेस ने डाउनग्रेड्स भी किए थे ऑटो एज अ सेक्टर पे अपनी कॉल्स को, और आज फिर से जो है M&M पे एक कट आते हुए दिखा है।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज और कंपनीज में से आज जोमेटो भी जो है वो फोकस में रहेगा। एक बार क्विकली आयुष आपसे लेवल समझना चाहेंगे क्योंकि एक बहुत बेहतरीन इसमें बाइंग इंटरेस्ट हमने देखा है, हालांकि आज ब्लॉक डील होगी इसमें। कैसे देख रहे हैं आप जोमेटो, यहाँ पे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है अगर किसी को निचले स्तरों पे एंट्री लेनी हो? जोमेटो की बात करें तो मैंने अभी जैसे पहले भी रिकमेंड किया, इसमें मेरी वेट एंड वॉच की रहेगी 232 से 240 का एक बहुत अच्छा बाइंग जोन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे स्टॉक थोड़ा स्टेबल होए तभी इसमें एक्चुअल बाइंग बनेगी। एक RSI में ऊपर में ओवरबॉट जोन से एक नेगेटिव क्रॉसओवर देख रहा है इसके लिए, और आज जो बड़ी डील का इम्पैक्ट भी आएगा स्टॉक में, तो मुझे लगता है 232 से 240 के आसपास अगर ये स्टॉक स्टेबल होता है तो डेफिनेटली ये हमें इसको एंटर करना चाहिए। मुझे लगता है फिर वापस स्टॉक में एक अच्छा रिवर्सल आ सकता है नीचे लेवल से। इस तरह से एक रिवर्सल आ सकता है, इस काउंटर पे रहेगी नज़र। पर आयुष, इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आज सुबह आपने हमारे लिए वक्त निकाला। पर जाते जाते कोई डिस्क्लोजर जो कि आप देना चाहेंगे? जो भी स्टॉक्स मैंने यहाँ पे रिकमेंड किए मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन हमने क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हो सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्क्लोजर आयुष की तरफ से। पर साथ ही साथ अब हमारे साथ चंदन तापड़िया भी जुड़ चुके हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं और समझते हैं कि मार्केट खुलने से पहले कहाँ पे है उनकी नज़र। चंदन, वेरी गुड मॉर्निंग, बताइए आज की स्टॉक कॉल्स कहाँ पे है आपकी? गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सो मार्केट की बात करें तो कहीं ना कहीं फ्राइडे को एक ब्रेकआउट देखने को मिला था निफ्टी में, बट मंडे को फॉलो अप नहीं हुआ, बट अपने आप को इंडेक्स फिर भी 24,500 के ऊपर होल्ड करने में कामयाब रहा। मेरा ऐसा मानना है कि 24,350 24,400 अब एक सपोर्ट का काम करेगा जो पहले रेजिस्टेंस का काम करता था, और उस सपोर्ट से कहीं ना कहीं इंडेक्स वापस 24,750 से लेके 25,000 तक के मोमेंटम के लिए तैयार हो रहा है। तो मेरे हिसाब से कोई भी स्मॉल कंसोलिडेटिव मूव और बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति यहाँ पे अप्लाई करनी चाहिए 24,350 24,400 के सपोर्ट से नए हाई के टारगेट के लिए। बैंक निफ्टी की हम बात करें तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा एक अंडर परफॉर्मिंग मूड में है, एक फॉलिंग स्लोप में यहाँ पे कामकाज कर रहा है, 50 डेमा को पार नहीं कर रहा है पिछले 10 दिनों से। बट अच्छी बात है कि डेली चार्ट में इसने डबल बॉटम जैसे फॉर्मेशन बने, बट उसका ब्रेकआउट तभी होगा जब 50,750 के ऊपर निकलेगा। तो 49,650 टू 50,750 ये 1000 पॉइंट का रेंज बैंक निफ्टी का 10 दिन से है। ये रेंज निकलने से ही बाजार में मोमेंटम बनेगा। अब हम स्टॉक्स की बात करते हैं तो पहला ट्रेड रहेगा डिक्सन पे। निफ्टी आईटी पे पॉजिटिव व्यू हमारा ऐसा मानना है कि रिलेटिव रोटेशन ग्राफ के हिसाब से आईटी यहाँ पे आउट परफॉर्म करना चाहिए। डिक्सन में लगातार पिछले 8 दिनों से हाई टॉप साया बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं, और वीकली चार्ट पे नजर डालें तो लगभग पिछले 10 वीक का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होके 12,700 के ऊपर एक डिसाइसिव क्लोज दे रहा है। लग रहा है ये ब्रेकआउट इंटेक्ट रहेगा, शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर भी बन सकते हैं। तो 12,350 के सपोर्ट से हम खरीदारी की सलाह देना चाहेंगे। ऊपर में कहीं ना कहीं 13,500 के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। दूसरा काउंटर रहेगा वोल्टास, पॉजिटिव बायस यहाँ पे है। डेली और वीकली चार्ट में एक मेजर ब्रेकआउट है। 4 दिन पहले काफी अच्छे डिलीवरी वॉल्यूम के साथ सर्ज देखने को मिला, फिर 3 दिन कंसोलिडेटिव मूव, और आज और कल के दिन वापस मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है कि रैली अब एक्सटेंड होनी चाहिए। तो वोल्टास पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1570 के यहाँ पे सपोर्ट रहेंगे। ऊपर में कहीं ना कहीं काउंटर मौजूदा लेवल से 5 से 6% बढ़ते हुए 1670 तक के टारगेट को छूने के लिए तैयार हो रहा है। तेजी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। कल भी हमने देखा था कि ब्रोकरेजेस की पॉजिटिव कॉल आई थी, तो ये काउंटर पे नजर रखिए। और साथ ही डिक्सन टेक्नोलॉजीज ये भी एक आउट परफॉर्मेंस स्टॉक रहा है, अभी भी भरोसा कायम है चंदन का यहाँ पे, तो इस पे भी नजर रखिए। पर चलिए, अब 9 बज चुके हैं और वक्त चला है जानने का 9 बजे के नवरत्न शेयर्स, और रोज की तरह जुड़ चुके हैं हमारे साथ शरद। तो आइए उनके पास सीधे चलते हैं। शरद, ओवर टू यू। जी बिल्कुल सृष्टि, सबसे पहले HCL टेक फोकस में रहेगा। यहाँ पे कंपनी के जो करंट CFO प्रतीक अग्रवाल, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, लेकिन याद रखिए कंपनी ने जो है शिव वालिया को नया CFO नियुक्त किया है। अब शिव वालिया जी जो है ऑलरेडी HCL से आप कह सकते हैं 30 साल से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और अभी करेंटली कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट है, ग्लोबल हेड FP और बिजनेस फाइनेंस ऑपरेशंस में हैं। ब्रोकरेज जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है कि ट्रांजिशन जनरली HCL टेक में बहुत स्मूथ होता है, तो एक टाइप से पॉजिटिव ही कहेंगे सेंटिमेंटली। दूसरा स्टॉक रहने वाला आपके PVC पाइप मैन्युफैक्चरर सुप्रीम इंडस्ट्रीज़, एस्ट्रल, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़। अब ये स्टॉक्स इस फोकस इसलिए में है क्योंकि जो PVC प्राइसेस है, चैनल चेक सजेस्ट कर रहे हैं कि 3 रुपये प्रति केजी यहाँ पे जो है कटौती देखने मिली है। और अगर जुलाई 2024 की शुरुआत से बात करें तो 14 रुपया कट चुका है। अभी करंट भाव जो है 80 रुपये प्रति केजी है। अब यहाँ पे ऑफकोर्स
इन्वेंट्री रीस्टॉकिंग और मार्जिन्स पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो ये नेगेटिव न्यूज़ फ्लो इन तीनों स्टॉक्स के लिए है। सीमेंट स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। यहाँ पे चैनल चेक सजेस्ट करे कि कंपनी ने अपनी प्राइस हाइक्स अनाउंस किए हैं 10 से लेके 20 रुपये प्रति बोरी को बढ़ोतरी के लेके, और आगे जाते हुए फर्दर प्राइस हाइक्स देखने मिल सकता है नवंबर तक। चौथा स्टॉक रहेगा हिंदुस्तान जिंक। रिटेल की जो पोर्शन है ओएफएस में ऑलमोस्ट 1.5 गुना भरा है, क्लोज हो चुका है। फ्लो प्राइस 486 रुपीज़ था, अभी करेंटली भाव 496 पे है। और आज इम्पॉर्टेंट दिन है, कंपनी अपनी दूसरी इंटरिम डिविडेंड कंसिडर करेगी वित्त साल 2025 के लिए। पांचवा स्टॉक पॉली मेडिक्योर, 1000 करोड़ रुपए का QIP लॉन्च हुआ है और जो फ्लो प्राइस है वो लगभग 12% डिस्काउंट पे आ रहा है, तो इस स्टॉक को भी अपने रडार में रखिएगा। और हाल ही में गवर्नमेंट की जो है बहुत सारी स्कीम्स आ रही है आपकी मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, डिवाइसेस के लिए, तो इसके लिए फोकस में रहेगा। टाटा मोटर्स DVR फोकस में रहेगा। 1 सितंबर को रिकॉर्ड डेट रहेगा शेयर स्वैप को लेके। सफायर फूड्स की भी रिकॉर्ड डेट अगर शेयर स्प्लिट के बारे में बात करें तो वो रहने वाला है 5 सितंबर। और हमारा 8वां स्टॉक ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स है, जहाँ पे जुलाई के अपडेट्स जो आए हैं वॉल्यूम्स में वो स्ट्रॉन्ग आए हैं और अच्छी तरह ग्रोथ जो है देखने मिली है ईयर ऑन ईयर और सीक्वेंशियल बेसिस में। आखिरी स्टॉक हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज TCS फोकस में रहेगा। मैक्वारी की रिपोर्ट आई है, यहाँ पे मेंटेन आउट परफॉर्म रखा है, टारगेट प्राइस बढ़ा दिया 4750 से बढ़ा के 5740 कर दिया है। और उन्होंने 2 अहम बात कही है कि AI डेमोन्स्ट्रेशन कंपनी की अच्छी रही है और इसके अलावा एक पोटेंशियल पिकअप मीडियम टर्म में देखने मिल सकता है जिस तरह अपनी लेगेसी प्रोग्राम्स को मॉडर्नाइज करेंगे। तो ये अहम 9 के स्टॉक्स है जो फोकस में रहेंगे। ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सारे के सारे स्टॉक्स बताने के लिए। अब हम जरा स्टॉक एक्सप्रेस को शुरू करते हैं ताकि फटाफट से आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम उसको एड्रेस कर पाएँ। चंदन किरंजानी और सोनी पटनायक हमारे साथ होंगे, आप जल्दी जल्दी जवाब देते जाइएगा। सोनी, आपसे शुरू कर रहा हूँ, PVR को आज प्लस करूँ? PVR आज प्लस करना है? देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कि 1500 का अच्छा सपोर्ट है डिम्पी जी, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर प्लस करना है तो 1500 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना चाहिए और हायर साइड में टारगेट 1560 पे रहेगा। अगर 1560 के लेवल को क्रॉस करता है तो टुवर्ड 1600 एक बार टेस्ट कर सकता है, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1500 के साथ ही यहाँ पे आप प्लस कर सकते हैं। ठीक है सोनी, एक शेयर और चेक करना, महिंद्रा लॉजिस्टिक, क्या प्लस करूँ इसको आज खुलते ही? महिंद्रा लॉजिस्टिक डिम्पी जी यहाँ पे मुझे लगता है कि आज जो ओपन हो रहा है 20 EMA के ऊपर ही कंटिन्यू कर रहा है, सो यहाँ पे एक 495 के स्टॉप लॉस के साथ आप कर सकते हैं, जो कि 498 पे यहाँ पे 20 EMA है, तो 495 स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कीजिए। टुवर्ड्स इंट्राडे टारगेट मेरे ख्याल से 522 पे यहाँ पे रहेगा, सो 495 स्टॉप लॉस, 522 टारगेट इंट्राडे के। ठीक है, एक सुंदरम फाइनेंस और है सोनी, जिसको भी जरा चेक कर लो। सुंदरम फाइनेंस, इसको प्लस करूं खुलते ही? सुंदरम फाइनेंस जीडीपी जी यहाँ पे थोड़ा सा वो अभी जस्ट प्री ओपन पे नजर आ रहा है कि 20 EMA हर्डल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, सो थोड़ा सा ओपनिंग पे वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी। अगर मान लीजिए कि 4130 को क्रॉस कर पाता है, उसके ऊपर या प्लस कर सकते हैं। टारगेट यहाँ पे आपका उसके ऊपर रहेगा 4200 का, 4200 4220 के टारगेट्स रहेंगे। और उसको क्रॉस करने के बाद जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा वो आपका रहेगा 4080 पे। सो वेट एंड वॉच कीजिए, थोड़ा सेटल होने दीजिए, अगर क्रॉस करता है रेजिस्टेंस तो ही बाय कीजिए। ठीक है चंदन सर, खुलते ही वेदांत फैशन को प्लस कर सकता हूं क्या? वैसे तो फंडामेंटल कॉल अच्छी है आज दी है विनीत जी ने, एक बार जरा वेदांत फैशन चेक करना, खुलते प्लस करूं क्या आज? हिसाब से कर सकते हैं, हालांकि इसका क्लोजली मैं इतना ट्रेक नहीं करता हूं, बट जिस हिसाब से प्राइस पैटर्न है मोमेंटम बनेगा। याद रखें काफी वीक के कंसोलिडेटिव मूव के बाद में यहाँ पे रैली बनी है। सेटअप पॉजिटिव कर सकते हैं, बट पोजीशन साइजिंग लिमिटेड रहनी चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पे लगभग 1120 के आसपास के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में 1210 के लिए। टाटा केमिकल्स करूं खुलते प्लस सर? चंदन सर, टाटा केमिकल्स खुलते प्लस करूं? देखिए टाटा केमिकल की ओवरऑल बात करें तो मेरे हिसाब से थोड़ी रिकवरी बनेगी, हालांकि काउंटर एक पॉजिटिव टू रेंज बाउंड है, बट लोअर बैंड ऑफ द ट्रेडिंग रेंज से टर्न हुआ है, तो 1032 के सपोर्ट से एक बार 1085 1092 तक के टारगेट बन सकते हैं। ठीक है, तो हमने काफ़ी सारे शेयर्स ले लिए, अब थोड़ा कोशिश करेंगे और इसको जल्दी शुरू करके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स हम इसके अंदर कवर कर पाएँ, आपको थोड़ा फटाफट से आइडिया लग पाए कि हाँ बाज़ार के अंदर जो मेरे पास शेयर्स हैं उनमें क्या किया जाए। ओपनिंग की तैयारी करते हैं, 76 पॉइंट ऊपर खुल रहा है, ये एक अच्छा साइन है।
76 पॉइंट ऊपर खुलना। दूसरा अच्छा साइन निफ्टी का मैं आपको बताता हूँ कि ये अपने फिर से रेजिस्टेंस पे ही खोल रहा है। 450, 650 आपको याद होगा एग्जैक्टली 648 पे ये खोल रहा है। 10 मिनट भी सिर्फ ऊपर टिक गया ना 650 के, तो आज ये कवरिंग और लेके आ सकता है। 1500 शेयर एडवांस डिक्लाइन के साथ खोल रहा है, अच्छा साइन है। 650 लेवल आपको पार होता हुआ दिखा पहले टिक में, अभी थोड़ा रुका है। देखते हैं क्या होता है। 450, 650, 850 नंबर याद रखने वाले हैं। ये जब तक पार नहीं होंगे तब तक बड़ा मूव मार्केट के अंदर नहीं आएगा। निफ्टी बैंक के अंदर आज 70 पॉइंट की ही बढ़त है, परसेंटेज में भी कम है, कन्विक्शन में भी कम है। 50, 500 पार हो जाएगा तो शायद कवरिंग फास्ट हो सकती है इसमें भी, लेकिन बैंक निफ्टी एक अभी जो ओपनिंग हुई है वो उतनी अच्छी नहीं हुई। निफ्टी का आईटी इंडेक्स देखिए, वो करीब आपको 0.5% ऊपर मिलेगा। हमने सेक्टोरियल मूव भी बनाया हुआ है आपके लिए, वो भी हम आपको दिखाएंगे लास्ट में। स्मॉल कैप और मिड कैप के इंडाइसिस में भी करीब करीब आधे % के आसपास की बढ़त है। एक बार जरा वो भी दिखाना चाहें, वो भी आप दिखा सकते हैं। तो निफ्टी आईटी, फार्मास्यूटिकल्स ये थोड़ा ऊपर है। एफएमसीजी में आज हल्का सा दबाव है, ये आप अपनी स्क्रीन पर मिड कैप और ये सब देख पा रहे हैं। 1500 शेयर एडवांसेस के साथ हैं। आज विक्स स्टार्टिंग में करीब अभी 10% मेरे को नीचे दिख रहा है, हालांकि रहेगा नहीं, अभी थोड़ी देर में सेटल हो जाएगा। ये ओपनिंग का टिक के साथ थोड़ा कई बार वाइल्ड आ जाता है, अदरवाइज आप विक्स को भी नोटिस करते रहिएगा। अगर ये 14 के नीचे ही ट्रेड करता रहता है या करेगा 14 के नीचे ट्रेड, तो फिर ये अपने आप को डल कर देगा। 77 पॉइंट अभी ऊपर है, कोशिश कर रहा है मार्केट 24,650 को पार करने की। फाइनली फिर से 650 पार हुआ और मेरे को लग रहा है 450, 650, 850 वाली जर्नी है, ये धीरे धीरे करके पूरी होएगी और अभी हम 650 के आसपास आके ट्रेड कर रहे हैं। अब हमारे पास 100 पॉइंट से ज़्यादा की बढ़त बैंक निफ्टी पे भी आ चुकी है। इंडसन, कोटक, ICICI, HDFC जल्दी से स्क्रीन पे दिखा दीजिए। ज़्यादातर शेयर आपको ठीक मिलेंगे। HDFC में आज 2 रुपये की बढ़त है। ये दूसरा बड़ा कैप्चरिंग वाला शेयर वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ये भी आधे % ऊपर है। HUL, LNT, TCS, इन्फोसिस ये भी दिखाइएगा, स्पीड से दिखाओ। अब तो आपको शेयर ही याद हो जाने चाहिए, वो 6 शेयर कौन से जो हम रोज़ फायर करवा के आपको दिखाते हैं। आप देख रहे हो कि इसमें से एक भी शेयर अभी तक मेरे को स्क्रीन पर नहीं दिखा जो आपको लाल निशान में दिखे। एक LNT फायर होना बाकी रह गया, LNT भी 6 रुपये ऊपर ही है। तो मेरा कन्विक्शन थोड़ा हाई है कि बड़े शेयरों का आज सौदा आपके हाथ में आ सकता है। दूसरा पॉइंट, एक ब्लॉक लगा है जोमेटो का, जैसे आपको हमारे रिसर्चर्स भी बता रहे थे कि आज इक्विटीज़ का एक्सचेंज ऑफ हैंड्स होगा। अभी 2% इक्विटी का एक बड़ा एक्सचेंज ऑफ हैंड्स हुआ है 250 के ऊपर के रेट पे। तो ये कुछ एक शेयर अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इंडिया विक्स अभी पूरी 14 के आसपास चल रहा है। बैंक निफ्टी में 115 पॉइंट, 63 पॉइंट की बढ़त है इस समय निफ्टी के अंदर। आइए जरा मैं आपको निफ्टी के टॉप गेनर भी दिखा देता हूँ या बता ही देता हूँ कि कौन कौन से इसमें मजबूत हैं। पहला लेके ये BPCL, दूसरा सुंदरम फाइनेंस, थोड़ी देर पहले हमने सोनी पटनायक से पता किया था, वो कह रहे थे कि यस इसमें देखा जा सकता है ट्रेड। इंडसन बैंक करीब 1 से 1.5% ऊपर है। टाटा स्टील और अल्ट्राटेक सीमेंट भी आज शुरुआत में आपको मजबूत थोड़ा दिख रहे होंगे। वेट एंड वॉच थोड़ा करने की जरूरत है। अच्छा, TCS ने नाकेबल आज की रिपोर्ट अच्छी दिखाई है, बल्कि TCS पे आज 52 वीक हाई भी लगा है। ये साल के हाई पे शेयर ट्रेड कर रहा है TCS का शेयर। आज जो कमज़ोर शेयर है, हल्की प्रॉफिट बुकिंग ONGC के अंदर आ रही है, थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भारतीय एयरटेल के अंदर है। वैसे कुछ देखा जाए तो ज़्यादा बड़ा नुकसान तो अभी तक मेरे को कहीं भी ऐसा सच नहीं दिख रहा, ना तो स्ट्रक्चर में ना ही किसी और चीज़ में। बस ठीक है। एक ICICI लोम्बार्ड और दिखाना, ICICI के नाम से मिलेगा, 1 से 1.5% ऊपर है। और आज हीरो मोटोकॉर्प भी 1 से 1.5% ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। ऑटोज़ के अंदर जैसे सृष्टि आपको बता रहे थे कि सप्लाई वाला थोड़ा मैटर है। हीट में अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे, इसमें सेक्टोरियल भी आएगा, इसमें निफ्टी का भी आएगा, इसमें बैंक निफ्टी का भी आएगा, ताकि आपको पूरा आइडिया लग पाए कि इस समय बाजार कैसा और कैसे दिख रहा है। फर्स्ट आपको निफ्टी का हीट में अब आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखेंगे इसमें BPCL अव्वल नंबर पर है, करीब 2%। कल इसके अनाउंसमेंट हुई थी, कल भी बड़े तेज़ था, आज फिर से तेज़ हुआ है। ONGC के अंदर 1 से 1.5% तक का नुकसान है। क्रूड पे ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ें थोड़ा इस दोनों ही शेयर्स क्रूड से है। निफ्टी बैंक का भी हीट में अब आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं, जरा उसको भी नोटिस कर लेगा ताकि बैंकिंग का भी व्यू पॉइंट आपके पास क्लियर हो जाए। ये निफ्टी बैंक का हीट मैप है। इंडसन सबसे ऊपर है, बंधन, PNB जैसे शेयर्स भी आज आपको हरे निशान में दिख रहे हैं। SBI के पास ज़्यादा बढ़त नहीं है। ICICI, कोटक, फेडरल इस समय कमज़ोर है। जरा पावर का हीट मैप भी लेके आइए, पावर सेक्टर भी जरा चेक करवा देते हैं आपको इस समय वहाँ की सिचुएशन क्या है। पावर सेक्टर के अंदर रिलायंस पावर ऊपर, इंफ्रा, GVK, CSC के अंदर इन सब में आधे से 4% तक की बढ़त है। जो कमज़ोर काउंटर है इस पावर के अंदर वो पावर ग्रिड है, वो अभी कमज़ोर चल रहा है। FMCG भी चेक करना होगा। देखिए बाजार अगर आज 650 के ऊपर आके ट्रेड
करता है और टिके रहता है ना, तो एफएमसीजी में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और आप एफएमसीजी के अंदर इस समय वरुण बेवरेजेस के अंदर हल्की प्रॉफिट बुकिंग है। मैरिको, यूनाइटेड ब्रूअरीज, टाटा कॉम, ये कुछ एक शेयर्स हैं जो हल्के हल्के लाल निशान में है। रेडिको और इमामी के अंदर आपको बढ़त देखने को मिल रही है। तो ये कुछ हीट मैप आपकी स्क्रीन पर है। अब मेटल्स वाला काउंटर्स भी चेक कर लीजिए। हिंडाल्को, वेल्सपन कॉर्प, नाल्को जैसे शेयर्स भी आज आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। टाटा स्टील, जीएसपीएल दोनों ही थोड़े कमज़ोर हैं। ऑटो को देखना बहुत ज़रूरी है, बड़े क्रिटिकल जंक्शन पे है। स्ट्रॉन्ग और वीक होने पर पता लगेगा कि कैसे चलेगा, इसलिए ऑटो को नोटिस कीजिएगा। ज़्यादातर शेयर आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर आज मेरे से पूछेंगे कि मैं किस में शेयर सबसे ज़्यादा ढूंढूंगा, तो मैं ऑटो में ढूंढूंगा। मैं ऑटो में सबसे ज़्यादा शेयर्स अपनी तरफ से ढूंढूंगा कि कहाँ से शेयर्स मेरे को अच्छे मिल सकते हैं। इसमें सिर्फ सोना कॉमस्टार एक आपको आधा % नीचे दिखेगा। हीरो मोटोकॉर्प तो बाकायदा 1 से 1.5% ऊपर है। तो ये सारे के सारे शेयर्स हीट मैप के जरिए भी हमने आपके सामने रख दिए। ओवरऑल मार्केट की पिक्चर आपके सामने आ चुकी है। सृष्टि आपको बता रही है छोटे मझोले शेयर्स के बारे में, फिर ओपनिंग के ट्रेड भी आपके सामने लेंगे। तो चलिए, अगर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट इंडेक्स लेवल पे नहीं है। मामूली सी बढ़त के साथ जो है फिलहाल वो ट्रेड कर रहे हैं। पर जैसा कि डिम्पी ऑटोज़ पे नज़र डाल रहे थे, तो चलिए फिर से एक बार शुरुआत करते हैं ओला इलेक्ट्रिक की, क्योंकि फिर से यहाँ पे 5% की तेज़ी है। पर कल खबरें आ रही थी कि अगर ओला को इस तरीके के वैल्यूएशंस मिलते हैं तो हीरो मोटोकॉर्प को क्यों नहीं। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी जो है हीरो मोटोकॉर्प का शेयर भी जो है वो फिलहाल दिखा रहा है। इसके अलावा आज सेलेक्ट फार्मा काउंटर्स में एक अच्छा एक्शन हम देख पा रहे हैं। सीक्वेंस साइंटिफिक आप देखिए लगभग 10% की तेज़ी जो है ये काउंटर दिखा रहा है। इसी के साथ अगर हम बात करें वोकार्ट फार्मा की, तो वहां पे भी 1.5% की तेज़ी है और अजंता फार्मा भी 5% से ज़्यादा मजबूत होता हुआ दिख रहा है। पॉलीकैप इंडिया, जैसा कि हम बात भी कर रहे थे कि रिपोर्ट आई है यहाँ पे यूबीएस की, काफ़ी बुलिश रिपोर्ट है। 3% की तेज़ी ये स्टॉक दिखा रहा है और केईआई इंडस्ट्रीज भी फिलहाल 3% ऊपर है। पर खुलने के बाद आई डोंट थिंक जो है यहाँ पे कोई मौका लगा है हाथ में एंट्री लेने का। इसके अलावा टीसीआई एक्सप्रेस, ये काउंटर भी लगभग 2% तेज़ है और किर्लोस्कर ऑयल जैसे स्टॉक्स भी लगभग 2.5% की तेज़ी दिखा रहे हैं। कुछ एक काउंटर्स जिस पे कल हमने चर्चा की थी वो था यूनिकॉमर्स सॉल्यूशंस। ओला के बाद ये काउंटर भी एक ज़बरदस्त तेज़ी के साथ जो है दिख रहा है। कल लगभग 16% की तेज़ी थी, अभी भी देखिए डे हाई पे 12% का उछाल जो है ये स्टॉक दिखा रहा है। वन ऑफ द रिसेंटली लिस्टेड काउंटर जीपीटी हेल्थ केयर भी है, क्योंकि सेलेक्ट फार्माज में तेज़ी है, यहाँ पे भी लगभग 5% का उछाल है। तो जीपीटी हेल्थ केयर भी आप फोकस में रख सकते हैं। अब गिरने वाले शेयर्स में अगर हम बात करें तो आज मजगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स, ये आज फिर से 3% कमज़ोर है। यहाँ पे कल एक ब्रोकरेज नोट भी आया था नेगेटिव साइड पे। और इसके अलावा कोई खास काउंटर मुझे नहीं दिख रहा है जहाँ पे जो गिरावट है वो बहुत ज़्यादा हावी होती हुई दिख रही है खबरों के दम पे। अगर हम देखें तो कुछ एक प्रॉफिट बुकिंग का शिकार ज़रूर हो रहे हैं गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और जेके पेपर जैसे स्टॉक्स। पर ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो मूड अभी भी इवन स्टीवन है। साथ ही साथ देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि कौन सा सेक्टर जो है उभर कर नज़र आता है। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं और शुरू करेंगे ओपनिंग ट्रेड्स। तो 60 अंकों के आसपास की तेजी है निफ्टी में। 24,630 के आसपास के लेवल है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 90 अंक ऊपर है। और जो हमने आपको रिपोर्ट्स बताई थी वायर एंड केबल को लेकर, हम देख रहे हैं कि केईआई, पॉलीकैब, आरआर काबिल, ये तमाम शेयर 3-3.5% के आसपास की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो ठीक है, मतलब ब्रॉडर मार्केट में तेजी है बाजार में। तो आपके लिए जरा ट्रेड समझ लेते हैं। हमारे 4 एक्सपर्ट्स तैयार हैं। किरण जानी हैं, चंदन दापड़िया हैं, और सोनी पटनायक और विनीत बोलिंजकर सर भी हमारे साथ हैं। शुरुआत चंदन जी आपसे करेंगे। क्या आइडेंटिफाई किया आपने बाजार में, कहां पर ट्रेड लें अभी? देखिए, कहीं ना कहीं अच्छी बात यह है कि निफ्टी अपने आप को पॉजिटिव गेन बना के हायर बेस बना रहा है और कहीं ना कहीं सपोर्ट्स लेवल है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। सेक्टर वाइज आप देखोगे तो ऑब्वियसली ऑटो पे फोकस रहेगा, देन सेलेक्टिव आपके ऑयल एंड गैस कंपनीज पे फोकस रहना चाहिए। आईटी कंपनीज परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। मैं एक नॉन एफएनओ से काउंटर देना चाहता हूँ, केपीआईटी टेक। मेरा मानना है कि यहाँ पे मौजूदा लेवल से 5 से 10% का रैली बनना चाहिए। टेक्निकली देखें तो एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी वीकली चार्ट में बना हुआ है। डेली चार्ट में देखें तो कहीं ना कहीं 25 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है और पिछले लगभग 10 दिनों से यहाँ पे हाई टॉप साइड बॉटम के सीक्वेंस बन रहे हैं डेली चार्ट पे। और इसका जो मल्टीपल बैरियर था 1885, उसके ऊपर डिसाइसिवली काउंटर टिका हुआ है। तो ये सारे तथ्यों की वजह से मैं केपीआईटी पे खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा। सपोर्ट रहेगा आपका लगभग 1855 के आसपास का। ऊपर में कहीं ना कहीं 1980 2000 तक के टारगेट केपीआईटी टेक छू सकते हैं। तो पूरा आईटी पॉजिटिव,
और KPIT का प्राइस पैटर्न इंडिकेट कर रहा है मौजूदा लेवल से 1980 से लेकर 2000 तक का रैली बने। 1980 से लेकर 2000 रुपए तक के टारगेट KPIT टेक के लिए मिड कैप स्टॉक है और हमने देखा है कि जून के बाद रफ्तार इसकी ठीक ठाक रही है KPIT टेक की। ठीक है, एक आपके लिए बढ़िया शेयर हो गया। 1855 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, यहाँ यानी कि यहाँ से मौजूदा भाव से करीब 40 रुपए के नीचे के। किरण जी, आपका शेयर कौन सा होगा? सो आईटी के अंदर ही हमारा भी पिक रहेगा। आईटी के अंदर हम देखोगे तो विप्रो हो गया, TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, तीन शेयर्स के अंदर एक अच्छी खासी बाइंग हम देख रहे हैं। तो इन तीनों में से विप्रो हमारा प्रेफर्ड पिक रहेगा, क्योंकि विप्रो में हमने देखा था एक अच्छी रैली के बाद रिजल्ट के कारण एक करेक्शन आया था, उस करेक्शन में से वापस स्टॉक हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न के अंदर रिज्यूम कर रहा है और कहीं ना कहीं उसका जो क्लस्टर रेजिस्टेंस था 520 उसके ऊपर सस्टेन्ड है। तो विप्रो आप करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कर सकते हो, 510 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और डेली चार्ट के ऊपर एक बड़ा सा गैप है। सो इंट्राडे एज वेल एज 1-2 दिन अगर आप होल्ड रख सकते हो तो ऊपर में 550 तक की रैली भी आ सकती है। तो विप्रो हमारे लिए करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग रहेगा 510 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, दूसरा शेयर भी आईटी से आ गया, यानी कि आप देख रहे हैं कि कन्विक्शन लगातार वहां से मजबूत है और विप्रो के लिए जो स्टॉप लॉस है 510 रुपए का और टारगेट होगा 550 रुपए का। 524 रुपए पर फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है 0.25% के आसपास की तेजी के साथ। सोनी जी, आप भी आईटी या फार्मा की तरफ जाएंगे या फिर कोई और शेयर आपके पास है? अभिषेक जी, यहाँ पे फार्मा पे फोकस है। सन फार्मा जो कि एक अच्छा रेंज ब्रेकआउट दे रहा है, आज हम देख सकते हैं। इनफैक्ट ये फ्रेश ब्रेकआउट भी है चार्ट्स पे, सो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। 1745 का यहाँ पे कैश के लेवल पे आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। करंट लेवल 1760 पे आप बाई कर सकते हैं। टारगेट यहाँ पे पहला टारगेट रहेगा 1780, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 1795 का दूसरा टारगेट। ठीक है, 1745 का आपके लिए स्टॉप लॉस सन फार्मा के लिए। फार्मा सेक्टर की लीडर कंपनी है ये। 1780 रुपए और 1795 रुपए ये दो टारगेट हो गए आपके लिए सन फार्मा को लेकर। अच्छी शुरुआत की है सन फार्मा ने और आपको इसको प्ले करने की सलाह दी जा रही है। एक शेयर आपसे जानना चाहेंगे विनीत सर, कोई कन्विक्शन आइडिया आपका, किसी को अगर कुछ लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना हो पोर्टफोलियो के लिहाज से, कौन सा शेयर होगा सर बाजार में? एक्चुअली देखिए, कल DCM श्रीराम ने एक न्यूज फायरिंग किया था कि उनका हाइड्रोजन प्लांट चालू हो गया है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला, और उसके बेहतरीन परफॉर्मेंस रहने वाला है। तो आप देखेंगे ये शेयर काफी टाइम से चला नहीं है और ये मल्टीपल बिजनेसेस का कॉन्ग्लोमरेट है। इन्होंने पिछले कई सालों के बाद में बड़ा केपेक्स किया है, उनका ग्रॉस ब्लॉक ऑलमोस्ट डबल हो गया है। और अगर आप देखेंगे शुगर अच्छी कर रही है, उनका जो फेनेस्ट्रा का बिजनेस है वो बहुत बढ़िया कर रहा है। केमिकल सेक्टर बॉटम आउट हो चुका है, कॉस्टिक सोडा और उसके अलाइड प्रोडक्ट्स, और सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल जैसे मैंने बात की वो भी अच्छा परफॉर्म करे। तो हमें लगता है कि ये कल स्टॉक जो थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है, इसके ऊपर 2-3 दिन कंसोलिडेशन होके आगे ये अच्छा प्रॉफिट कमा के आपको दे सकते। श्रीराम, इसके रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं और 1145 रुपए के आसपास का भाव है। सोनी, आप जरा एक बार प्राज जरा चेक कीजिए, कल हमने अच्छे मूव्स देखे, आज उसको कंटिन्यू कर रहा है। जिसके पास है क्या वो अभी होल्ड करें या थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग कर लें? और दूसरा, जिनके पास नहीं है, क्या फ्रेश ट्रेड भी ले सकते हैं इसमें? आई थिंक ऑलरेडी जो लेके रखे हैं, सो यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर देना चाहिए। स्टॉक 7% ऊपर है, फ्रेश ब्रेकआउट है, वॉल्यूम्स भी काफी स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी ऐड हो गए हैं। और स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए 760 पे, स्टॉप लॉस ट्रेल करके इसको होल्ड कीजिए। टुवर्ड्स 820 825 एक बार टेस्ट कर सकता है, बट पार्शियल प्रॉफिट बुक करके स्टॉप लॉस ट्रेल करके ही एक्सटेंडेड टारगेट्स के लिए यहाँ पे होल्ड करना बेटर है। आपको ध्यान होगा प्राज इंडस्ट्रीज हमने कई बार आपको नोटिस कराया, हमने एक्चुअली में शुगर पूरा ही पैक आपको नोटिस कराया था बजट से पहले भी, और ये भी कहा था कि बजट से बाद भी आप इसको काटना नहीं, भले कोई अनाउंसमेंट हुई है चाहे नहीं हुई है। आप उसमें बलरामपुर चीनी, उसमें राज इंडस्ट्रीज़, उसमें त्रिवेणी, ये तीनों शेयर्स को चेक कर लो, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। एक शेयर थोड़ा स्लो मूवर है, वो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, रेणुका शुगर। ये भी स्पीड से चल सकता है बट अभी तो नहीं चल रहा। लेकिन एक शेयर जो धीरे धीरे चल सकता है, मैं थोड़ा दिल्ली की हवा पानी को टेस्ट करने के बाद उस शेयर के बारे में बता रहा हूँ। और आज ना सुबह सुबह मेरे को विनीत सर ने उसकी तरफ मेरा ध्यान खींचा,
वो है कंजम्पशन का। जब वो जूते और कपड़े वाले दोनों शेयर्स उन्होंने हमको बताया, वेदांत और बाटा, तो मेरे को लगा कि क्यों ना कुछ और कंजम्पशन वाले शेयर्स भी चेक किए जाएं, थोड़ा सीजनल प्ले भी हो। तो मेरी नज़र आके कुछ टेक्निकल शीट्स को चेक करते करते आके रुकी वेंकीस पे। ये अंडे से जुड़ी हुई कंपनी, अंडे की ट्रेडिंग करती है। काफ़ी हद तक कंजम्पशन मैं बोलूँगा 2 गुना 3 गुना तक हो जाती हैं जब इस तरह का सीजनल प्ले आता है। ये एक बेहतरीन चार्ट्स में से भी एक है। मैं अपनी स्क्रीन पर ना आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, आप लगा दिए हमारे प्रोड्यूसर्स ने, 15 मिनट का चार्ट है। टिपिकली इंट्राडे काम करना तो 15 मिनट को चेक करो। ये बहुत ही बढ़िया एक सपोर्ट पे आके रुक गया है, यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है, तो ये मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। दूसरा, इसने 200 दिनों के एवरेज इस 15 मिनट के चार्ट पे नहीं बेची हुई है। एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, आप भी देखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा और अपने वित्तीय सलाहकार से पूछेगा ज़रूर। ये वॉल्यूम लेड रैली अच्छी से चला आ रहा है और ये डेली चार्ट आप देखेंगे, इसका पैराबोलिक मूव तो भी शुरू हुआ है। मैं आपको कहोगे तो मैं मार्क भी कर देता हूँ आपके लिए। ये आप देखेंगे, ये देखिएगा, ये देखिए पूरा अभी तो सिर्फ शुरू हुआ है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, शेयर 3000 तक का भी हो जाए। फिलहाल मेरा टारगेट इसमें पहला 2472 तक का है। सोनी पटनायक, एक बार जरा आप इसको चेक करेंगी वेंकीस को। जी डिम्पी जी, यहाँ पे अगर हम देखेंगे स्टॉक में तो डिसेंट है। मतलब यहाँ की 3-4 दिन पहले जो उसका एक ब्रेकआउट आया था 2130 के ऊपर, वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, इंटैक्ट है, काफी स्ट्रॉन्ग। इंट्राडे बेसिस पे एक 2325 पे रेजिस्टेंस है। अगर उसको क्रॉस कर पाता है तो आपको एक फर्दर अपसाइड टुवर्ड्स 2450 के लेवल्स तक नजर आ सकते हैं। सो यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हैं स्टॉप लॉस, बट यहाँ पे 2200 पे जाके बैठ रहा है। सो वही एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट है। सो 2200 स्टॉप लॉस के साथ इसको स्टॉक को होल्ड कीजिए। हायर टारगेट्स 2450। प्रोबेबिलिटी कितनी है कि 2450 आ जाएगा, अगर मैं आपसे परसेंटेज में पूछूं तो? जी सर्टेनली मुझे लगता है कि जब तक ये ब्रेक नहीं करता है 2200 जो कि लास्ट 3 डेज का लो है, सो सर्टेनली मुझे लगता है कि यहाँ पे एक हायर परसेंटेज प्रोबेबिलिटी है कि वो एक लेवल को टेस्ट कर सकता है 2400। और थोड़ा सा यहाँ पे एक कैवेट है कि अगर वो 2325 के लेवल को क्रॉस कर पाता है तो उसके ऊपर तो मेरे ख्याल से तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि वो 2400 लेवल्स की तरफ एक बार टेस्ट करे। ठीक है, तो 23-25 हमको पार करना है। 23-10 पे ऑलरेडी हम आ चुके हैं। 23-25 पार होते ही स्पीड से ऊपर आ सकता है। इस शेयर पे ध्यान रखिएगा। हमने 2400 का टारगेट, स्टॉप लॉसेस सब आपके लिए लिख भी दिए, स्टैंपिंग भी कर दी है, वित्तीय सलाहकारों से भी पूछ लिया और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी चला दीजिए। हम एक सारे के सारे शेयर्स आपको सिर्फ नोटिस करवा रहे हैं, आप अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही लीजिए, हमारे कहीं पे मत जाइए भले। लेकिन आप ये तो बता सकते हैं ना अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को, या खुद से अगर आप स्टडी करते हैं तो आप खुद से भी नोटिस कर लेंगे। अब जैसे मान लो कोई शेयर मेरे को कोई एक्सपर्ट बताता है, मेरी नज़र से निकला नहीं हुआ, सामने से बता दिया, हमने खुद चेक कर लिया। बाटा इंडिया कल से मेरी लिस्ट में था, लेकिन आज हमको जब विनीत जी ने बताया तो मेरा कन्विक्शन का लेवल और बढ़ गया कि चलो भी ठीक है, बाटा बढ़िया है, ये बेस बन रहा है इसका। तो ऐसे ही ये मिलजुल कर एक वाला मामला है। इसके अंदर किसी के पास बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन होती है, किसी के अगर मिस भी हो गया ना तो उसके काम आ जाएगी। ठीक है, देखते हैं। अभी हम 23-25 की वेट कर रहे हैं, ऑलरेडी 23-18 तक तो हम आ ही चुके हैं। देखते हैं कि 23-25 वेंकीस पार करते हैं तो आज ही आज में एक स्ट्रॉन्ग मूव भी आ सकता है। आगे बढ़े, 50 पॉइंट की बढ़त के साथ अभी भी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 117 पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अब अपने लेवल्स को छोड़ नहीं रहा, जबकि निफ्टी के अंदर रुक रुक के छोटा छोटा नीचे डिप आ रहा है, बट बैंक निफ्टी 50-500 को पार कर रहा है। और हमने आपको सुबह भी नोटिस करवाया था कि बैंक निफ्टी एज कम्पेयर टू हमको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा बेहतर लग रहा है इस समय। अगर कोई ट्रेड करना तो बैंक निफ्टी पे करे। चंदन सर, कोई ऑप्शंस का ट्रेड बताओ ना, बैंक निफ्टी में कोई ऑप्शंस का ट्रेड आपको नोटिस हो रहा हो तो? देखिए, सबसे पहले तो बैंक निफ्टी पिछले कुछ दिनों से बाजार को अंडर परफॉर्म कर रहा था, बट अभी डेली चार्ट पे एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न बना है 49,650 के आसपास। पिछले 10 दिनों में 2 बार वो टेस्ट किया, बट उसका ब्रेकआउट आएगा 50,750, 50,800 के ऊपर। अभी ब्रेकआउट के लिए है टाइम, बट ऐसा लग रहा है कि प्रीएम्प्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत। तो मेरा फोकस रहेगा इसका 51,000 की कॉल पे। 51,000 की अगस्त की कॉल यदि आप देखते हो तो वहां पे इसमें मोमेंटम बनना चाहिए। मैं इवन इसका इमीडिएट स्ट्राइक की यदि ऑप्शंस देखता हूँ तो 50,700 पे, 50,600 पे भी फोकस किया जा सकता है। सो मैं 50,600 का एट द मनी ऑप्शन पे फोकस करूंगा, विद द व्यू की एक्सपायरी अब आने वाली है, वीकली एक्सपायरी है। तो 50,600 का गोल अभी लगभग 170 के आसपास चल रहा है। इसको आप 150-170 के बीच में ले लीजिए। सपोर्ट रहेगा 80 रुपए, टारगेट कम से कम 300 रुपए के आसपास के होने चाहिए।
सर ये 50-600 वाली जो कॉल है कल की एक्सपायरी वही वाली बता रहे हो ना आप? बैंक बिल्कुल निफ्टी कल की एक्सपायरी का कॉल है और 300 रुपए के टारगेट के लिए हम यहाँ पे इसको ट्रेड करने की सलाह देना चाहेंगे। ठीक है सर, हमारे पास उसका 186 का रेट आ रहा है, एक बार आप चेक कर लेना, यही रेट है 186 है। बिल्कुल यही प्राइस है 180, 85, 86। हल्का सा डिप आए तो और अच्छा हो जाएगा क्योंकि 15-20 रुपए का डिप तो आ ही सकता है। 180 के आसपास चल रहा है, 160, 70, 75 के आसपास ले ले। 300 रुपए तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। क्वांटिटी लिमिटेड रखे कंपेरेटिवली, बट ये 50-750 यदि बैंक निफ्टी निकल जाए तो इस क्वांटिटी को डबल ट्रिपल भी किया जा सकता है। ठीक है सर, मेरे को सिर्फ एक स्टॉप लॉस और दे दो इसका। आपने 300 का टारगेट दे दिया, 160 पे प्लस करने के लिए बता दिया, स्टॉप लॉस और दो। बिल्कुल इस ट्रेड को करने के लिए आपको लगभग 120 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। 120 का स्टॉप लॉस, 300 का टारगेट, डिप आए तो ही इसका ठीक है, डिप आए तो ही लेना। 160 का ना डिप है वो, एक्चुअली आप स्टॉप लॉस ना समझे प्रोड्यूसर साहब। 120 का इसमें स्टॉप लॉस डालो, 300 का टारगेट डालो, फिर स्टैंपिंग करो और बाइंग ऑन डिप्स कर दो। ये वेरी गुड, ये सही है कि बाइंग ऑन डिप करना है। डिप का लेवल मैं आपको बता देता हूँ, 160 है, 120 का स्टॉप डालेगा इसके अंदर और 300 रुपये का टारगेट है। ये 50-600 वाली कॉल है, आपके लिए हमने नोटिस करवा दी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि छांट के आपके सामने चीज़ें रखें। देखते देखते निफ्टी इस समय करीब बैंक निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर आ चुका है। ये खुला था 70 पॉइंट, वहाँ से डबल हुआ है, जबकि निफ्टी खुला था करीब 80 पॉइंट, है ना, लेकिन वहाँ से अभी भी उसने 80 पॉइंट से ज़्यादा बढ़त नहीं दिखाई है। तो बैंक निफ्टी के अंदर आज कोर स्ट्रेंथ अपना असर दिखा रही है। ये जो डाइवर्जेंस है और लैग बिहाइंड है, यानी कि पीछे छूटने वाला जो हिस्सा है, वो काफ़ी हद तक आज कवर भी हो रहा है। तो आप ये अपनी स्क्रीन पर इस समय इन शेयर्स को देख पा रहे हैं। 197 हो गई है वैसे कॉल, एक बार दिखा देंगे वापस से स्क्रीन पर 50-600 वाली कॉल 197। मेरे को लग रहा है डिप देगी नहीं ये कॉल, तो जिस हिसाब से बैंक निफ्टी चल रहा है डिप नहीं देगी सर। 198 इनफैक्ट अब 200 की तरफ भी बढ़ रहे हैं। चंदन सर इसने डिप तो नहीं दिया, मेरे को लग रहा है डिप देगा भी नहीं है, छोड़ देंगे फिर डिप का, या वेट करके बैठ जाए। 2 बार में ले लो, उस कंडीशन में 2 बार में ले लो। यदि आपको एग्जांपल के लिए 6 लॉट में काम करना है तो 3 अभी ले लो, 3 डिप आए तो ले लो, और नहीं डिप आए तो कोई बात नहीं, 3 डिप में पैसा 3 क्वांटिटी में पैसा बन जाएगा। सो जस्ट फॉर एग्जांपल, जितना क्वांटिटी लेना है 50% करंट लेवल पे ले लो, 50% नीचे आए तो ले लो, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के आपको इसको राइड कर सकते हैं। ठीक है सर, डन है, ओके है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। और साथ ही आज हमारे लिस्ट में एक वैंकिस का शेयर भी है, अभी 13, 23, 10, 23, 15, 20 तक आ चुका है। देखते हैं अगर ये 25 पार करेगा तो सोनी पटना की बात सच निकलेगी, फिर ये स्पीड से आपको और ऊपर आते हुए दिखेगा। एक दो शेयर जरा और चेक करवा लेता हूँ जिन पे आज एक लॉन्ग पोजीशंस बनी है, जरा वो शेयर्स भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे, नोटिस कीजिएगा। हाँ, आज जिनमें लॉन्ग पोजीशंस बन रही है इस समय, उस शेयर में है कफोर्ज, एक बार लेके आइए कफोर्ज, और एक ICICI लेके आइए एक बार जरा, ICICI जनरल इंश्योरेंस के नाम से, ICICI होगा उसका नाम, ठीक है सर। 2060 का चल रहा है सोनी, एक बार जरा ये चेक करना, ICICI 2060 का शेयर चल रहा है। और ठीक है, चंदन से बात हो पाएगी। चंदन जी एक बार जरा चेक करना ICICI लोम्बार्ड क्या करना है इसमें। बिल्कुल अच्छा लग रहा है ICICI। मेरा तो मानना है कि यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, पूरा सेक्टर यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, बाजार की रिकवरी होगी तो और अच्छा हो जाएगा। पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बना है, खरीदारी की सलाह इंटेक्ट रहेगी। 2010, 2012 के सपोर्ट लगाइए, ऊपर में 2140 के टारगेट के लिए। ठीक है, ये भी एक बड़ा टारगेट के लिए आपको वापस से प्ले कर रहा है, 2140 तक का टारगेट है। मैं आपको ना ऑप्शंस का ट्रेड वापस दिखाना चाहता हूँ। देखिए ऑप्शंस ना काफ़ी फास्ट होती है और टाइमली उसके अंदर एंट्री करना बहुत ज़रूरी होता है। 206, 208, 210 हो गया, दिखाना हो 50-800 वाली कॉल, अभी 185, 206 रुपये होगी, 208 रुपये आपकी स्क्रीन पर चल रही है। ये ऐसा नहीं कि इसको हम चला रहे हैं, ये मेरे से नहीं चल सकता, और ना मैं ऐसे गलत फहमी डालता हूँ, ना ही हमारे चैनल के पास ऐसा कोई राइट है। ये पूरा मार्केट चला रहा है, बस पकड़ना होता है आपको। आप उस समय आ गए, मैं 160 के साथ एग्री करता, मैं भी अगर होता चंदन सर की तरफ, मैं भी यही कहता कि भाई थोड़ा सा वेट कर लो। लेकिन कई बार क्या है ना, मार्केट का मोमेंटम इतना ज़ोर का आता है सिस्टम के अंदर, और बैंक निफ्टी के अंदर टिपिकली आ रहा है। बैंक निफ्टी इस समय करीब 225 पॉइंट ऊपर है, और ये 183 पे मैंने आपको नोटिस कराई थी। चंदन सर आपको तो याद ही है, आप ही तो देख रहे थे। अब ये 225 हो गई है, कई बार हो जाता है मिस, कोई बात नहीं, देखते हैं। अभी 230 का रेट, 32 का रेट भी आ गया, देखते हैं। ऐसे कुछ और मिलेगा तो आपसे ढूंढ के हम आपके सामने देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ 18 स्वदेश की ना टीम पे पूरा आप ट्रस्ट रखें ना, आप सिस्टम में बने रहिए और रेगुलरली वॉच कीजिए, अच्छे ट्रेड छांट के। मैं आप बताऊं आपको, मैं सच्ची में मेरा तो पूरा समय इसी चीज़ में निकलता है कि बेहतर ट्रेड कहाँ से ढूंढ के निकालूं आपके लिए। मैं इतना पढ़ भी नहीं पाता अपने लिए, नहीं तो और एंकर्स का तो समय होता है, जब तक मैं पूछ रहा हूँ पढ़ लेते हैं, इतने में हम तो वो भी नहीं कर पाते।
लेकिन या चलिए सर फिर भी जो भी कोशिश है हमारी वो अभी भी जारी हेलो है आपके लिए बेहतर ट्रेड लेके आने की। चंदन सर एक दो शेयर जरा और बताइए जो आपने नोटिस किए हैं। बिल्कुल देखिए मेरा कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनीज पे पॉजिटिव व्यू रहेगा। चाहे आप एमसीएक्स की बात करें, सीडीएसएल की बात करें या फिर बीएससी की बात करें, मेरा मानना है ये पूरा सेक्टर में मोमेंटम बनेगा, तो एमसीएक्स पे खरीदारी की सलाह यहाँ पे बन सकती है। सपोर्ट रहेगा आपका 4,730 के आसपास का, ऊपर में कहीं न कहीं 5,950 तक के 4,950 5,000 तक के टारगेट के लिए काउंटर तैयार हो रहा है। तो एमसीएक्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। और डूल आपने कॉफर्स की बात की थी, उसमें भी अच्छा पैटर्न है, वहाँ पे भी मोमेंटम बनना चाहिए। पा रहे हैं कि सभी के सभी ट्रेड्स जो हैं वो तेज़ी की ही साइड है। फिलहाल जो है वो इंडेक्स भी सपोर्ट कर रहा है, खासतौर से निफ्टी बैंक पर आज ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है ओएमसीज काउंटर्स में। कल आपको याद होगा कि एचपीसीएल पे जहां तक मुझे याद है कॉल आई थी अंशुल की और वहाँ पे उनका टारगेट भी हिट हुआ था। पर आज देखिए ऑल टाइम हाई लेवल छूता हुआ एचपीसीएल 400 के भी पार निकलता हुआ दिखा है। ना ही सिर्फ ये, बीपीसीएल में भी जो मोमेंटम है, कल डे हाई पे उसने क्लोज दिया था, उसके बाद उसका मोमेंटम जारी है। और आईओसी भी पिछले 3 दिनों में एक शानदार रिकवरी है। किरण, अगर इन तीनों में से किसी एक का चुनाव करना है तो सबसे बेहतरीन कौन सा है और कहाँ पे दाव लगाना है? क्योंकि देखिए जिस तरीके से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में गिरावट देखने को मिल रही है, वैसे इनके रिफाइनिंग मार्जिन्स में सुधार होगा। आप कौन से स्टॉक को चार्ट्स पे बेहतर पा रहे हैं? सो ओवरऑल जिस तरह से चार्ट पैटर्न है, एचपीसीएल हमारा भी प्रेफर्ड काउंटर था। एचपीसीएल में ऑलरेडी हमने हमारे क्लाइंट और हमारे एसोसिएट को पोजीशन दिलाई थी, तो एचपीसीएल को छोड़ के अगर दूसरा कोई रिफाइनर काउंटर हमें अच्छा लग रहा है तो वो बीपीसीएल है। बीपीसीएल में भी सिमिलर पैटर्न ही है। अगर आप देखोगे तो 340 330 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था जो क्रॉस नहीं हो रहा था। अब स्टॉक उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं मोमेंटम इंडिकेटर में भी बुलिश डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो बीपीसीएल करंट मार्केट प्राइस से भी अगर आपको लॉन्ग करना हो तो डेफिनेटली कर सकते हैं। 350 के आसपास का ये लेवल्स चल रहे हैं। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है वो 340 या तो 335 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और ओवरऑल जैसे हम देख रहे हैं चार्ट पैटर्न 380 390 तक के लेवल बीपीसीएल में हम जरूर से देख सकते हैं। तो बीपीसीएल वुड बी द प्रेफर्ड चॉइस। एचपीसीएल जो है वो प्रेफर्ड चॉइस होगी, पर इन तीनों स्टॉक पे ही आप नज़र रखिए। एचपीसीएल में एक मोमेंटम हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पर 400 के बाहर निकला है ये स्टॉक, तो इस पे आप ध्यान रखिए। और आईओसी भी आज अच्छी मजबूती दिखा रहा है। पर जिस तरीके से हम ग्लोबल मार्केट्स में मेटल्स में एक रीबाउंड देख रहे हैं, भारतीय बाजारों में भी कई सारे काउंटर्स हैं जो कि अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं। कल टॉप गेनर था हिंडाल्को, नज़र वहाँ पे भी थी, पर वेदांता में भी निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आई और हम देख रहे हैं कि फिर से ये कल के हाइस को क्रॉस करने का एक अटेम्प्ट ज़रूर कर रहा है। अजीत, एक बार हिंडाल्को और वेदांता ये दो काउंटर्स में से एक का चुनाव करना है तो कौन सा होगा? और क्या आप मेटल्स पे थोड़े बुलिश हैं फिलहाल? ये भी नज़रिया शेयर करिए। शुक्रिया सृष्टि। तो देखिए यहाँ पे मेटल लास्ट वीक तक थोड़े से बैकफुट पे थे, बट कल के सेशन में काफी स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देखने को मिला सेलेक्ट स्टॉक्स में। और एज ए डिस्क्लोजर हिंडाल्को हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है करीब करीब 695 से लेकर 700 तक के टारगेट्स के लिए पोजिशनल। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप लॉन्ग ट्रेड्स इनिशिएट कर सकते हैं। और क्योंकि थोड़ा सा हाई बीटा काउंटर है, थोड़ा स्टॉप लॉसेस आपके डीपर बनेंगे। 648 का एक स्टॉक के साथ आप 690-95 तक के टारगेट्स के लिए उसको मेंटेन कर सकते हैं। वेदांता भी देखिए एक सबसे अच्छी बात ये थी वेदांता में इन कंपैरिजन टू दी अदर मेटल काउंटर्स यहाँ पे गिरावट नहीं हुई थी इन द रीसेंट करेक्शन। तो यहाँ पे जब मोमेंटम आएगा तो काफी शार्प आ सकता है। तो 448 का एक लेवल है जिसके ऊपर मेरी रिकमेंडेशन होगी इसको लॉन्ग करने की, क्योंकि उसके इसमें आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है करीब 468 टू 470 तक के लेवल्स के लिए। तो वेदांता को कंडीशनल बाय 448 के ऊपर 436 के स्टॉप लॉस के साथ 465 468 तक के पोजीशन टारगेट के लिए। नेशनल बाय है 448 निकले, यानी मौजूदा स्तर से 6 रुपए ऊपर अगर ये निकले और उन लेवल्स पे टिकता हुआ दिखे तभी आप वेदांता में बाय करिए। उसके बाद लगभग 20 रुपए की अपसाइड के जो दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे। साथ ही साथ हिंडाल्को भी फिलहाल ठीक दिख रहा है चार्ट्स पे। पर आज 1.5% से ज़्यादा की मजबूती वोडाफोन आइडिया में भी है। चंदन, एक बार आपसे समझना चाहेंगे कैसे देख रहे हैं आप इसे, क्योंकि थोड़े से कंसोलिडेशन ये ज़रूर दिखा रहा है स्टॉक, पर कहीं ना कहीं 16.3 16.4 के बीच में एक रेजिस्टेंस इसका ज़रूर है। चंदन, क्या लगता है कि ये उसको पार कर सकता है अगले कुछ दिनों में, और क्या यहाँ पे अब एक ट्रेड लेना चाहिए? तो यहाँ पे पॉजिटिव व्यू है बिल्कुल इस काउंटर में, और पिछले काफी दिनों से काफी महीनों से इस काउंटर का मैं जिक्र कर रहा हूँ।
लगभग 12-13 के आसपास हम बार बार इसकी बात कर रहे थे कि 18 और 24 तक जाएगा। एक बार इसने 19 तक के मूव बनाए, वापस कंसोलिडेट मूव हुआ है, तो मेरे हिसाब से जब ये ब्रेकआउट एक्सटेंड होगा तो वापस 18 और 22 तक के मूव बने रहना चाहिए। मेरे हिसाब से पॉजिटिव बायस है, पॉजिटिव बायस के साथ इसको होल्ड करें। चंदन सर, मैं आपको बधाई भी दूंगा। आपकी जो बताई हुई कॉल थी, इसमें सारा क्रेडिट आपके पास ही जा रहा है। 50-600 वाली, उसका 260 रुपये रेट लग गया सर। अभी 250 का रेट आ रहा था सामने। अभी भी आप देखेंगे तो सामने पे आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए 250, 183 पे अभी भी नोटिस की है। और हाथ कंगन को आरसी के, आप पढ़े लिखे को फारसी के, आपके सामने ढूंढा। बस एक ही चीज़ रह गई हमसे, वो रह गया। हमने ये कहा था कि बाइंग ऑन डिप 160 पे मिल जाए तो प्लस कर लेना। फिर जब मेरे को लगा 160 पे तो मिलेगी ही नहीं है, तो इसको तो अपने को पहले ही पकड़ना पड़ेगा। तो फिर मैंने चंदन सर से वापस गया कि चंदन सर, मैं 160 का वेट करता रहूँ या सामने पकड़ लूँ। उन्होंने कहा 3 हिस्सों में डाल लो फिर ट्रेड। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ एक हिस्से का ट्रेड आपके पास आया होगा, तो 260 रुपये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। अब चंदन सर मेरे को ये बताओ, आपका टारगेट 300 है, 300 की वेट करूँ? मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए ओवरऑल तो। और दूसरा मेरा ऐसा मानना है कि ऑप्शंस में ऐसे ही स्विंग कैप्चर करने चाहिए। और दूसरा मैं साथ में ये भी आपको शेयर करना चाहूंगा कि जब भी ऑप्शंस में हम ट्रेड करते हैं तो इसी तरह के मूव कैप्चर करने पड़ते हैं। और ऑप्शंस में हमेशा माइंड में रखना पड़ता है कि हमें बार्गेन बाय मिल जाए, क्योंकि ऑप्शन में आप जंप करके ट्रेड करोगे तो बार्गेन बाय नहीं मिलेगा, तो आपको वो परफॉर्म नहीं करेगा। जहां पे बार्गेन बाय नहीं मिल रहा है वहां पे क्वांटिटी कम कर दो। बिल्कुल मेरे हिसाब से 2 चीजें हैं। यदि किसी ने लिया है 180, 90, 200 के आसपास 50-60 पॉइंट मिल रहा है, निकल जाओ, वापस आपको मिलता रहेगा। आज याद रखें, आप 150 से 300 के बीच इसको आप ट्रेड करते रहें। मेरे हिसाब से 150 से लेके 300 के बीच कम से कम 4-5 बार आपको अटेम्प्ट मिल जाएंगे इस ट्रेड में आपको पैसा बनाने के लिए। तो रेंज कैप्चर कर लें, उस रेंज के बीच में छोटे छोटे स्विंग कैप्चर कर लें, स्ट्राइक सेलेक्ट कर लें। 150 तोड़े तभी सरेंडर करें, जब तक 300 नहीं जाता है तब तक इसके स्विंग को प्ले करें। दिस इज हाउ वी नीड टू अप्लाई द स्ट्रेटेजी टू गो लॉन्ग। ठीक है, मैं थोड़ा सोनी पटनायक को भी थैंक यू करना चाहूँगा इसके लिए। वो है 23-25 का उन्होंने लेवल बताया था कि वेंकिस पार होगा तो और तेज़ हो जाएगा। हमने आपको 2300 पे बताया था, अभी उसका रेट चल रहा है 2340 के आसपास। और थोड़ी देर पहले 2350 भी लगा। वेंकिस दिखाना, अंडे वाली जो कंपनी है उसको दिखाई एक बार। 2325 पार होने पर उन्होंने कहा था और स्पीड से ऊपर आएगा। बाकायदा डेज हाई पे आके अब ये 42 रुपये की बढ़त के साथ डेज हाई पे आके ट्रेड कर रहा है। आई होप कि 2400 हो जाना चाहिए। देखते हैं अभी क्या होता है। तो आज 2-3 चीज़ें हम आपको नोटिस करवा रहे थे आज के मार्केट के अंदर, वही हो रहा है। हमने सुबह सुबह आपको बैंक निफ्टी नोटिस करवाया था और ये भी कहा था कि बैंक निफ्टी के अंदर आप ट्रेड लेना और शुरुआत में अच्छे ट्रेड आपको मिल सकते हैं। एग्जैक्टली वही हो रहा है, बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड है। इंडिया विक्स टूट रहा है, अब वो 14 के नीचे आ गया है। मेरा अपना निजी तौर पर मानना है कि इंडिया विक्स जब जब 14 के नीचे रहेगा, मार्केट को वॉलेटाइल करके साइडवेज कंसोलिडेशन में अपराइज कर देगा। यानी कि धीरे धीरे चलेगा बाजार। 100 पॉइंट चला, 50 टूटा, फिर 100 पॉइंट चला, फिर 50 टूटा, ऐसे करके करेगा। बट आपको थोड़ा सचेत रहना है और जिस तरह के स्विंग्स आपको मार्केट के अंदर मिलते हैं उसके बेनिफिट लेके सिस्टम से निकलना भी है बाहर। ध्यान रखिएगा, अपना रिस्क रिवॉर्ड चेक करने पर ही सारे ट्रेड लीजिएगा। मैं फिर से स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर चलवा देता हूँ। हम सिर्फ आपको फाइंड आउट कर करके अच्छे शेयर्स बता रहे हैं। आप ले चाहे नहीं ले, ये आपका अपना निजी फैसला है। आप बिल्कुल ना लें, मैं तो कह रहा हूँ आप बिल्कुल ना लें, सिर्फ पेपर ट्रेडिंग ही करें। जब आपका मन लग जाए ना कि हाँ जी ये सही है, ये 3 महीने से हम इनको टेस्ट कर रहे हैं, पेपर ट्रेडिंग हमने इनके साथ करके देखी है, उसके बाद आप भले उतरो और कम वॉल्यूम के साथ काम करो। मैंने तो कभी नहीं आपसे कहा कि भर भर के वॉल्यूम लो। मैं तो कह रहा हूँ सारे ट्रेड ही लैब टेस्टेड ट्रेड होने चाहिए। जैसे लैब में आप छोटी सी चीज़ चेक करते हैं ना, फिर बाद में बड़े पैमाने पर आके ट्रेड करेंगे, वैसे ही सेम। 2350 का लेवल वेंकिस ने भी फाइनली पार कर ही लिया है और अब 5560 के लेवल भी आपको स्क्रीन पे दिखेंगे। खैर हम आगे बढ़ते हैं, अजीत मिश्रा से कुछ एक ट्रेड समझ लेते हैं। अजीत सर, आपके पास कोई ट्रेड है तो जरा बताइए प्लीज़। बिल्कुल डिम्पी, तो देखिए यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक हम देख रहे हैं कि आज इंश्योरेंस काउंटर्स में दोबारा से एक पॉज के बाद बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रहा है। तो मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है अक्रॉस द बोर्ड। और आईसीआईसीआई प्रू यहाँ पे आप लॉन्ग ट्रेड्स इनिशिएट कर सकते हैं 738 के एक स्टॉप लॉस के साथ, 717 के स्टॉप के साथ, टारगेट 738 के टारगेट्स के लिए। और दूसरा नाम होगा डीएलएफ का, जहाँ पे कि एक कंसोलिडेशन रेंज यहाँ पे भी अब यही लग रहा है कि जो कंसोलिडेशन है वो एंड होने वाला है। स्टॉक करीब 900 तक के लेवल्स तक पहुंचने की कोशिश करेगा। तो 884 पहला पड़ा होगा, तो उसके लिए आप 848 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे भी लॉन्ग कर सकते हैं।
ठीक है, डीएलएफ को लेकर ये व्यू 867 रुपए का भाव, 1.25% के आसपास की तेजी, आपको यहाँ से भी लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। इस बीच आप देखिए आपकी स्क्रीन पर सरस्वती साड़ी अब बढ़िया डेब्यू करने के लिए ये कंपनी तैयार है। हालांकि छोटे साइज का इशू था, 160 करोड़ रुपए का ही साइज था सरस्वती साड़ी का, और सब्सक्रिप्शन बड़ा जोरदार आया था, करीब 100 गुना से ज़्यादा ये भरा था आईपीओ, और लाजमी भी था। बिजनेस मॉडल इनका बड़ा दमदार है, साड़ी कारोबार में है और 2 स्टोर से ऑपरेट करते हैं। एक इनका स्टोर है कोल्हापुर में, दूसरा है उल्लासनगर में, वहीं से ऑपरेट करते हैं। उम्मीद की जा रही थी कि डबल डिजिट के लिस्टिंग गेंस होंगे, लेकिन उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 25% के प्रीमियम पर लिस्टिंग के संकेत दे रहा है, और 200 रुपये पर सेटल हुआ। 160 रुपये का इशू प्राइस था इस शेयर का, सरस्वती साड़ी डिपो का। लिस्टिंग की तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर लिस्ट हो जाएगी, तो एक बार हम दिखाएंगे कि किस तरह की चाल रहती है। लेकिन एक बार जरा लौटेंगे फिर से अजीत के पास। अजीत, आप बताइए, आज ही आप आज ऑप्शन के चैंपियन ट्रेड भी देने वाले हैं, बताइए कौन सा सौदा होगा आपके पास? बिल्कुल अभिषेक, तो देखिए जैसे कि हम बात कर रहे थे डीएलएफ की, तो मुझे लगता है यहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम भी मिल सकता है, तो ऑप्शन के थ्रू भी आप इसको टाइम कर सकते हैं। तो करीब 850 वाली जो कॉल है, करीब 22.5-23 के पास ट्रेड कर रही है। इसको लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी करीब 32 तक के टारगेट्स के लिए, 18 के स्टॉप लॉस के साथ। आपके लिए ये ट्रेड डीएलएफ की 850 वाली ही कॉल खरीदनी है, 22.5 के भाव पर, लक्ष्य 32 रुपये, स्टॉप लॉस 18 रुपये लगा के चलना। अधिकतम मुनाफा 7,835 रुपये का, अधिकतम नुकसान होगा 3,712 रुपये का, यानी कि ऑलमोस्ट आधा रिस्क रिवॉर्ड रेशो है 1:2 का। ठीक ठाक शेयर में हम तेजी देख भी रहे हैं। अच्छा, एक शेयर आज हम देख रहे थे ना कि जो रिपोर्ट आई थी वायरन केबल को लेकर यूबीएस की, तो सारे के सारे वायर एंड केबल वाले शेयर चले। आरआर काबिल चला, हमने देखा कि केईआई इंडस्ट्री चला, पॉलीकैब भी चल रहा है। एक और शेयर चल रहा है, वो है उषा मार्टिन का। उषा मार्टिन ये वायर रोप बनाने का काम करती है। आज हमने शेयर में देखा कि 6-6.5% ये शेयर चल गया, और ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है। ये वायर एंड केबल के बिजनेस में नहीं है, ये जो आप समझते हो कि वायर एंड केबल वाला बिजनेस नहीं, ये वायर के रोप्स बनाती है जिनका बहुत हेवी यूज होता है। जो मोटे मोटे जो मेटल के आप रस्सियां देखते हैं वो बनाने का काम करती है। हालांकि काफी डाउनटर्न में शेयर था, आज देखने की इसमें थोड़ी बाइंग लौटी है। इस पर जरा एक आप राय दीजिए चंदन जी। उषा मार्टिन, क्या ट्रैक करते हैं आप इसको? मार्टिन की बात करें तो काउंटर पिछले कुछ दिनों से वीकनेस में था। लगातार आप देखोगे पिछले 7-8 वीक से लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बना के 427 से या 320 तक करेक्ट हुआ। अब एक मेजर सपोर्ट से टर्न हो रहा है, और डेली चार्ट में मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर ओवरसोल्ड की सिचुएशन बना रहा है, इसलिए रिकवरी बननी चाहिए। मेरे हिसाब से 322 का सपोर्ट रखा जा सकता है 355-56 तक के टारगेट के लिए। उषा मार्टिन को लेकर रिव्यू। अजीत, एक बार जरा एमसीएक्स आप फिर से चेक कीजिए। स्ट्रेंथ आज भी इसमें है, और महीने भर में 25-30% ये शेयर दौड़ चुका है, और दौड़ेगा क्या ये एमसीएक्स का शेयर? बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरीके से अभिषेक इसमें मोमेंटम आया है, अभी एक रेंज ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन रेंज ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम दिख रहा है इसमें, जो कि जब भी इस तरीके का मोमेंटम पास्ट में आया है तो काफी स्ट्रांग मूव देखने को मिले हैं। तो इसको देखते हुए तो डेफिनेटली यही लग रहा है कि ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड करेगा। अब आपके पास एक बेस बन गया है 4770 4780 का, तो वही आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए और आपको कैरी करना चाहिए इस मोमेंटम को। तो बेसिकली आप रिकॉर्ड हाइस पे हैं, तो आपके पास कोई रेजिस्टेंस का चैलेंज नहीं है, आपको ट्रेल करते रहना चाहिए। हर 100 रुपए पे 50 रुपए स्टॉप लॉस को ट्रेल करें और पोजीशन में बने रहें। ठीक है, एमसीएक्स को लेकर ये व्यू। पीसीबीएल, ये शेयर बहुत तेज रफ्तार से आया था, ये 400 रुपए के ऊपर, अब 425 रुपए के आसपास का भाव है। महीने भर में पैसे इसने करीब 1.5 गुने कर दिए हैं। चंदन जी, आप बताइए, पीसीबीएल क्या और चलेगा या फिर इसमें थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग कर लेना बेहतर होगा अब? देखिए मेरे हिसाब से अच्छा खासा मूवमेंट पिछले लगभग आप देखोगे 3 महीने में देखने को मिला है। मेजर ब्रेकआउट है, मोमेंटम वाला काउंटर है, थोड़ा सा मैकेनिकल इंडिकेटर उसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ को सपोर्ट नहीं दे रहे। होल्ड रखें बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कोई भी लेवल तोड़ता है तो मुनाफा वसूली करना ही पड़ेगा। तो मेरा एज ऑफ नाउ ऐसा व्यू है कि 410 इमीडिएट सपोर्ट है, वो नहीं तोड़े तब तक होल्ड रख सकते हो लोग, बट 410 तोड़े तो उस कंडीशन में आपको पोजीशन से निकलना चाहिए। तो 410 और ऊपर में देखें तो 470 490 के टारगेट रहेंगे।
ठीक है, पीसीबीएल को लेकर ये नज़रिया। पर आज जैसा कि ओपनिंग के बाद हम हाईलाइट ये भी कर रहे थे कि ओला इलेक्ट्रिक में जो जिस तरीके की तेज़ी बनी, अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर वैसे वैल्यूएशंस ओला इलेक्ट्रिक को मिल रहे हैं, वैसा इंटरेस्ट ओला इलेक्ट्रिक को मिल रहा है, तो फिर हीरो मोटोकॉर्प को क्यों नहीं? क्योंकि हालांकि हीरो मोटोकॉर्प की खुद भी अपनी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बाइक है जिसका नाम है विदा, बट इसके अलावा इनका एक्सपोजर ईथर एनर्जी में भी है और वो भी वन ऑफ द लीडर्स ही है ईवी स्पेस में। और हाल फिलहाल कुछ ही समय पहले जो है उन्होंने अपना स्टेक भी बढ़ाया है और इन्वेस्टमेंट्स किए हैं अपनी उस ईवी कंपनी में। हीरो मोटोकॉर्प डे हाई पे आता हुआ और चंदन यहाँ पे अपने 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, पर क्या अभी भी मौका है यहाँ पे एक्सपोजर लेने का? आपने बिल्कुल सही कहा कि सेलेक्टिव ऑटो कंपनीज यहाँ पे परफॉर्म कर रही है। निफ्टी ऑटो ने एक ब्रेकआउट दिया है, बट हीरो मोटो पिछले कुछ दिनों से अंडर परफॉर्म रहा है। लगभग आप देखोगे 40 दिनों से लोअर टॉप लोअर बॉटम के सीक्वेंस बन के जो अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है वो कहीं ना कहीं अब रेजिलियंस दिखा रही है। हालांकि मल्टीपल हर्डल 5400 के ऊपर है, उसके ऊपर निकलेगा तो ही क्लियरिटी मिलेगी कि 5700 5800 जाएगा नहीं। बट इस समय ऐसा लग रहा है कि मंदी खत्म हो रही है इस काउंटर में। सपोर्ट जो रहेगा वो कहीं ना कहीं 5140 के आसपास रहेगा, ऊपर में 5500 5600 के स्विंग को प्ले करने। एक स्विंग ट्रेड के लिए आप हीरो मोटोकॉर्प ले सकते हैं। पर अजीत, कुछ समय पहले मैंने मेटल्स पे आपसे राय ली थी, एक स्टॉक छूट गया था, वो है एनएमडीसी। क्योंकि यहाँ पे कल जब हम मैनेजमेंट से बात कर रहे थे उनका कहना था कि वर्स्ट जो है यानी जो बुरा दौर है अब वो ख़त्म हो रहा है और आयन के प्राइजेस जो है स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। एक पॉजिटिव कॉमेंट्री ज़रूर रही और फिलहाल डे हाई पे है। काफ़ी बीटन डाउन स्टॉक है ये, क्योंकि कई समय से कंपनी प्राइस कट्स भी ले रही थी। पर क्या इस रीबाउंड में पार्टिसिपेट करना है अजीत? जैसा हमने बात की थी कि ज्यादातर सारे स्टॉक्स मेटल स्पेस में जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली थी, एनएमडीसी में भी एक ठीक ठाक सी गिरावट देखने को मिली थी फ्रॉम द रिकॉर्ड हाइज। और अब जो हाल फिलहाल में एक चीज अच्छी हुई है कि इसने अपने मेजर एवरेजेस को रिक्लेम किया है, 200 डे को रिक्लेम किया है। अब अटेम्प्ट हो रहा है आपके शॉर्ट टर्म एवरेज का। तो मुझे लगता है कि 223 इंट्राडे में अगर ये हर्डल क्रॉस हो जाता है तो डेफिनेटली आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि फिर 235-36 तक के लेवल्स पॉसिबली आपको देखने को मिल जाएंगे। और इस पोजीशन के लिए 217 पे आप स्टॉप लॉस भी मेंटेन करें तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। बट 223 के ऊपर करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड फिलहाल फेवरेबल है। एनएमडीसी पे आप ध्यान रखिए। पर देखिए, कुछ समय से हम आपको हाईलाइट करेंगे डायग्नोस्टिक स्पेस में भी जो एक बुरा दौर था वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि आप देख रहे होंगे पिछले 1 से 2 साल से हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि ऑनलाइन एग्रीगेटर्स किस तरीके से इनके नंबर्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं। पर अब प्राइसिंग प्रेशर कम हो रहा है, डिमांड फिर से स्टेबलाइज हो रही है और साथ ही जो लेगेसी प्लेयर्स हैं उनमें जो है फिर से बिजनेस रफ्तार पकड़ रहा है। डॉक्टर लाल पैथ लैब, मेट्रोपोलिस, इनकी कई समय से चर्चा कर दी। आज विजया डायग्नोस्टिक्स पे आप नज़र डालिए क्योंकि यहाँ पे शानदार 7% की तेज़ी है। पर इंटरेस्टिंग ये भी है, अगर आप विजया डायग्नोस्टिक का पिछले 6 महीने का ही चार्ट अगर डायरेक्टर साहब आप फ्लैश करेंगे तो आपको दिखेगा कि 450 विजया डायग्नोस्टिक्स। और चंदन, क्या यहाँ पे पार्टिसिपेट करें या फिर आज के मूव के बाद थोड़ा सा अगर नीचे मिले तो फिर एंट्री लेनी चाहिए? हाँ, मेरे हिसाब से यहाँ पे पॉजिटिव बायस रहेगा और मोमेंटम को प्ले करना ही चाहिए, क्योंकि डेली वीकली चार्ट में ब्रेकआउट हो रहा है, स्टॉक न्यू हाई पे चला जा रहा है। खरीदारी की सलाह रहेगी। 860 का सपोर्ट रहेगा 940 की टारगेट के लिए। 860 का सपोर्ट है यहाँ पे, यानी मौजूदा स्तर से लगभग 30 रुपए नीचे 960 के टारगेट्स। तो रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी फेवरेबल है। आज एकाएक करके इसने लगभग 7% का मूव दिखाया। हालांकि हम इस पर इतना ज़्यादा चर्चा नहीं करते, इतना मूवमेंट आता भी नहीं है इसमें। पर आज देखिए इन्वेस्टर इंटरेस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। 7% की तेज़ी है, ऊपर के टारगेट्स हैं, तो इस पे भी हमारी नज़र रहेगी। सीक्वेंस साइंटिफिक भी फार्मा स्पेस में काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है। एक बार आपसे अजीत इस पे राय लेना चाहेंगे, सीक्वेंस साइंटिफिक कैसा दिख रहा है चार्ट्स पे? 3-4 दिनों में एक चीज जो नोटिस करने वाली है स्टॉक में वो है वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमने सर्च देखा है। पहले दिन करीब अपने एवरेज वॉल्यूम 15 लाख शेयर का एवरेज वॉल्यूम होता है, तो 63-64 लाख, नेक्स्ट डे 92, और आज के सेशन में 1 करोड़ से ज्यादा के ट्रेड ऑलरेडी हो चुके हैं। स्टॉक गैप अप के बाद वॉल्यूम चेज कर रहा है, इट मींस कि यहाँ पे अभी और पोटेंशियल है। और इस रिकवरी में करीब करीब 200 तक के लिए मान के चलिए आप ये मोमेंटम कैरी हो सकता है। तो 158 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे भी अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस
क्लोजिंग बेसिस पे रखना है, कंसिडरिंग कि मूव काफी ऑलरेडी शार्प आ चुका है, और 200 तक के पोजीशनल टारगेट के लिए आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो सीक्वेंस साइंटिफिक यहाँ पे वॉल्यूम्स का काफ़ी एक ज़बरदस्त सपोर्ट है, तो इसको लेकर आप नज़र में रखिए। पर देखिए सुबह से ही जो हम थीम की बात कर रहे हैं वो है वायर्स एंड केबल्स। केईआई और पॉली कैब में तो एक मूवमेंट है ही, पर इनका एक और प्लेयर है इस इंडस्ट्री में, वो है आईएफबी इंडस्ट्रीज़। अभी अगर जब मैं देख रही हूँ तो यहाँ पे भी 4% की तेज़ी और चंदन प्रीवियस हाइस को क्रॉस कर रहा है। हालांकि इसमें परसेंटेज टर्म्स में जो तेज़ी है वो पॉलीकैप और केईआई से ज़्यादा है, पर कैसे देख रहे हैं आप आईएफबी इंडस्ट्रीज़ को? काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में ऑलरेडी है, पर क्या यहाँ पे फ्रेश एंट्री ले फिलहाल? बिल्कुल फ्रेश एंट्री लिया जा सकता है। मेरा मानना है 2000 का सपोर्ट है, कहीं ना कहीं 2140 तक के अपसाइड को प्ले करने के लिए, तो बिल्कुल यहाँ पे एंट्री करना चाहिए। सेटअप पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेटअप का बाद में जो कंसोलिडेटिव मूव और अब नई रैली स्टार्ट कर रही है वो इंडिकेट कर रहा है कि न्यू स्विंग्स यहाँ पे बनते हुए नजर आएंगे। जो स्विंग्स यहाँ पे बनते हुए दिख सकते हैं, पर इस बीच अगर हम देखें तो जो निफ्टी बैंक में तेज़ी है वो और भी रफ्तार पकड़ रही है। 380 पॉइंट्स की वहाँ पे तेज़ी है, पर आप देख रहे हैं लिस्टिंग होती हुई दिखी है सरस्वती साड़ी डिपो की। जो लिस्टिंग है वो काफ़ी अच्छे प्रीमियम पर हुई है। इसको रिस्पांस भी काफ़ी तगड़ा मिला था, और आप देख रहे हैं कि 22.5% का जो एक टिक है वो ओपनिंग पे ही दिखा है। काफ़ी अच्छे लिस्टिंग गेन्स माने जाएंगे। 20% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ नई लिस्टिंग सरस्वती साड़ी डिपो की। तो लिस्टिंग के कुछ फुटेजेस आप देख रहे हैं, देखते हैं। अब देखिए 25% तक की तेज़ी जो है ये स्टॉक दिखा रहा है, और हर टिक के साथ ही जो है ये तेज़ी बढ़ती जा रही है। अब 27.5% की तेज़ी है, और पूरे स्पेस में अगर हम देखें तो एक वन ऑफ द नीश प्लेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा इसके कंपेटिटर्स नहीं हैं। तो उसके लिहाज से भी आप देखिए अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। टेक्सटाइल से जुड़ी कंपनी है ये। 30% की तेज़ी ओपनिंग पे ही दिख रही है। पर फिर से एक बार मार्केट्स पे लौटते हैं।